चलिए सर शुरू करते हैं अपन नया चैप्टर क्लबिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। पढ़ोगे नाम तो ऐसा लगेगा इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? इसको मैं लेके चलता हूँ। जब हम नाम से देखते हैं, जब ये नाम आ रहा क्लबिंग का, उससे क्या समझ में आ रहा? क्लबिंग का मतलब क्या होता है? एक तो पार्टी करना, एक मतलब होता है जो तुमको करनी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसको कर देता हूँ मैं डिस्कनेक्ट। एक सेकेंड रुक जाओ बस। चलो, अगर मैं अपना टेक्स्ट बोलूँ ना, अगर जो अपन ने अभी तक के टेक्स्ट पढ़ा है वो एक्चुअली अब शुरू हुआ है। चीज ऐसी, अभी अब तक के अपने सिर्फ प्रोविजंस पढ़े, चीजें पढ़ते गए, लेकिन एक बार ये क्लबिंग का चैप्टर हो जाता, एक छोटा सा चैप्टर आएगा तुम्हारा अदर सोर्स का जो हार्डली 3-4 दिन का है, और एक चैप्टर है डिडक्शन का। ये 3 चैप्टर के बाद में तुम्हारा कोर्स खत्म नहीं होगा, वो शुरू होगा। क्योंकि एक चैप्टर तुम देखोगे तुम्हारी बुक में जो होगा इंडिविजुअल असेसमेंट, एक नाम का चैप्टर है तुम्हारी मॉड्यूल में, इंडिविजुअल असेसमेंट। उसमें वो चैप्टर नहीं, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। उसको चैप्टर बोलना बहुत बड़ी अपने लिए गलत चीज़ हो जाएगी। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? चीज़ ऐसी है, वो चैप्टर में आपने अभी तक के जितना पढ़ा, जितना पांचों हेड ऑफ इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग, एडवांस टैक्स, सब कुछ, वो सारे के सारा सब कुछ रहेगा एक क्वेश्चन के अंदर में। एक बंदे को 5 जगह से इनकम आ रही है, उसको कौन से समय रिटर्न फाइल करना है, उसको क्या करना है, वो एक बंदे को अपन सब कुछ देखेंगे। उसको अदर सोर्स की भी इनकम होगी, उसकी घर भी होगा, उसको थोड़ी बहुत सैलरी भी आती होगी, उसका कोई भाई होगा जो बिजनेस भी कर रहा होगा। सबको अपन को हर सेक्शन लगा के अपन को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। सोचो, यानी अगर अभी तक के तुमने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो चीज ऐसी है कि तुम मर जाओगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 10 मार्क का, सबसे पहला कंपलसरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करना ही करना है, और लोगों को, किसी को भी इसमें, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 0 इतने मार्क्स मिलते हैं। यानी आज तक की हिस्ट्री है कि पूरे टेक्स्ट में इसमें किसी को इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले। 3, 4, 5। और लोग जो नहीं पढ़ के आते, अगर तुम पढ़ के गए तो भी तुमको 6-7 आउट ऑफ तो किसी को नहीं मिलते। भूल जाओ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने में तुमको कम से कम 50 से 60 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन करने में। 50 से 60 मिनट मतलब कि 3 घंटे में से 10 मार्क के क्वेश्चन को तुमको 1 घंटा लग रहा, तो 90 मार्क का क्वेश्चन करने में से 2 घंटा मिलेगा। सोचो, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आता हूँ वापस से, मैंने आपको चीजें शुरू करी। सबसे पहले अपन ने पढ़े क्या? सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या था कि मैं सबसे पहले इंटर हेड सेट ऑफ करूंगा, इंटर हेड सेट ऑफ करूंगा, फिर उसको क्या कर दूंगा आगे, कैरी फॉरवर्ड। तो इंट्रा में अपन ने पढ़े थे, सारे लॉजिक पढ़े थे। इसमें आप लगभग हर चीजें कर सकते थे। हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख तक होती थी, जो सारी कंडीशन में, कंडीशन में नहीं जा रहा हूँ। तो देखो, सेट ऑफ के पहले अपन ने वहां पे मैंने एक जगह बोला था कि सेट ऑफ क्लबिंग के पहले होता है, सेट ऑफ क्लबिंग के बाद में होता है। मतलब जब तक क्लबिंग नहीं होंगी आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो सही क्लबिंग होता क्या है? क्लबिंग होता क्या है? अपन ठहरे मारवाड़ी दिमाग वाले लोग, लॉजिकली मैं क्या करूंगा, ये मिस्टर एक्स है, ये मिसेस एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, ये हाउसवाइफ है। ये बंदा क्या करेगा, इसका बिजनेस है। अब इसका प्लानिंग देखो कैसा करेगा वो। इसने 12 लाख रुपए कमाए, कितने रुपए कमाए? इसका टैक्स कितना आएगा, निकाल के देखो, 1,12,500 प्लस, ये समझा क्या 1,12,500 क्या होता, 10 लाख तक की इनकम, और बाकी 2 लाख पे 30%, ये कितना हो जाएगा, 60,000। यानी मोटा मोटी 1,72,500 देने पड़ेंगे इसको। अब सर मेरे को एक बात बताओ, इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा, ये पागल हो गया। इसने क्या किया, अपनी इनकम को बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट कर दिया मतलब क्या, ये था मिस्टर एक्स, इसकी एक वाइफ है मिसिस एक्स, इसके 2 बच्चे हैं वाई और जेड। इसने क्या किया, ये इनकम को उन सबके हाथ में दे दिया। ये बंदे को 3 लाख, ये बंदे को 3 लाख, ये बंदे को 3 लाख, और इसको भी। अब मेरे को तो टैक्स निकाल के देखते, मेरे को 3 लाख पे कितना टैक्स आएगा, तो 50,000 पे 5%, तो कितना होगा, 2,500। और सर अगर आपको ज्यादा याद होगा तो 87A करके एक चीज होती है जिसमें क्या मिल जाता है आपको, रिबेट, 2,500 रुपए तक का रिबेट मिल जाता। तो इसके कितना हो जाएगा, खत्म हो गया। ये 12,500 तक का रिबेट मिलता है, लेकिन 12,500 और रिबेट विचएवर इज लोअर तो हो जाएगा 0। तो सेम का इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी। वाह भाई वाह, क्या केस हो गया। जहाँ पे इसको कितने भरने थे,
1,72,500। अब उसको कितने भरने पड़ रहे हैं भाई? गवर्नमेंट तो लूट जाएंगी, गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। गवर्नमेंट बोलेगी साला 2 लाख रुपए लगभग लेने के थे और दे एक भी नहीं रहा है, यानी फर्क देखो। अब कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ इनकम को बुक में दिखा रहा है। यानी कि अगर ये सीए, अब देखो तुम सीए हो, कमाई कैसे करता सीए? 1,72,500 बोलेगा तेरा टैक्स है, मैं देखो बचा के देता 50% मेरा। क्या बोलेगा? 1,72,500 है, 50% मेरा, खरी खरी कमाई हो गई बंदे की। तो करेगा क्या? वो सिर्फ 4 रिटर्न फाइल करेगा, 1 घंटे का काम है। 1 घंटे के काम के तुमको 70-80 हज़ार रुपये मिल गए, और क्या होना जिंदगी में? बेटा ऐसी चोरी के काम करने आगे। पर ठीक है, अपन इथिक्स वाली बातें करेंगे। तो सर ये पूरा का पूरा सीन हो रहा था, ये गवर्नमेंट ने सीन समझा कि लोग अपनी इनकम को कम दिखाने के चक्कर में किसी और के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर देते। क्या करते? अपनी इनकम किसी और के नाम पे ट्रांसफर। तो सर एक नया सेक्शन लाए गए, और सेक्शन को नाम क्या दिए गए? सर क्लब करना, मतलब कि ये मिस्टर एक्स की इनकम है, इसने अगर मिसेस वाई को दे दिया है, मिस्टर एक्स को दे दिया, मिस्टर एक्स है, उसने अपनी वाइफ को अगर उसकी इनकम दे दिया, तो बेटा हम उसकी वाइफ की इनकम ना मानते हुए हम इनकम किसकी मानेंगे? एक्स की ही मानेंगे, और वो इनकम को क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे। वो इनकम को क्या कर देंगे? बात समझ में? सब प्रोविजन का मतलब समझना, कहना जाता है क्लबिंग। तो क्लबिंग बोलना क्या चाहता है आप लोगों को कि बेटा अगर आप अपनी इनकम किसी और को दोगे तो हम इना सॉल्व, हम तुम्हारी इनकम तुम्हारे हाथ में टैक्स करेंगे। क्योंकि अगर मान लो ये 30% के ब्रैकेट में है, ये 10% के 5% के ब्रैकेट में, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मान लो इसकी 11 लाख की इनकम थी, इसको 1 लाख पे कितना परसेंट लग रहा होगा? 30% लगता है स्लैब के हिसाब से। बंदे ने 4 लाख इधर ट्रांसफर कर दिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 लाख पे इनकम लगेगी, यहाँ पे 4 लाख पे, मतलब इसको भी 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएंगे, इसको भी क्या मिल जाएंगी? 2.5 लाख की। इसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू काफी कम हो गया था। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नए प्रोविजंस लेके आया। प्रोविजंस का नाम क्या रखे? क्लबिंग। कि बेटा जिसकी इनकम है, अगर हमको लगता है वो किसी दूसरे को देना चाह रहा है, तो हम क्या कर देंगे? उसकी इनकम को क्लब कर देंगे। बात समझ में? तो अपना जो नया चैप्टर है ये पूरा का पूरा क्लबिंग पे बेस है। बेटा किस पे बेस है? आपको देखना है क्लबिंग किस तरीके से होती है। पक्की बात है? शुरू करें? तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, एक सेकेंड छोड़ा दूं क्या मैं? चलो सर शुरू कर रहे हैं अपन। सर कैसी बात हो रही है? इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा आपका? सेक्शन नंबर 60। तो सेक्शन 60 किसके बारे में बात करता? इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सर मतलब क्या हुआ? मेरे को जल्दी से मतलब बताएंगे क्या? बढ़िया, बहुत प्यारा बात है। तो सीन क्या हुआ कि इनकम तो ट्रांसफर कर दिए पर असेट नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो प्लानिंग कैसे होती है। प्लानिंग हुई, अपने पास में था जैन, जैन ने लगाया दिमाग, जैन के पास में एक था घर, जैन के पास था एक क्या? घर। घर पे लगता था उसको हाउस प्रॉपर्टी, घर के उसमें हाउस प्रॉपर्टी पे क्या लगता था उसको? टैक्स। वो बरोबर निकालता था। कैसे निकालता था सर? तो 2 चीजें होती थी, सर एक्चुअल रेंट रिसीव और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये 2 में बटता था, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू पर सब्जेक्ट टू अ स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि दोनों का हायर पर सब्जेक्ट लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। फिर वापस हायर देखते थे अपन किसका? एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल का। तो इसको क्या मिल जाता था? उसका जीएवी। जीएवी में से माइनस होता था क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। सर क्या मिलता था? एनएवी। सब माइनस कर देते क्या? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन कौन था? 24A। सब माइनस कर देते क्या? इंटरेस्ट। सेक्शन कौन था? 24B। सर इसके बाद में क्या मिल जाती है मेरे को? इनकम। सर इंटरेस्ट 2 टाइप के होते थे सर, 2 प्रॉपर्टी में हो सकती, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या तो क्या था? रेंटेड। सर अगर रेंटेड है तो एनी अमाउंट जितना है उतना दे देंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 रेट, मेरे बर्थडे के पहले 1499 और 1499 के बाद। अगर 1499 तक है तो 30,000, अगर 1499 के बाद है तो सर अगर रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए है तो 30,000। लेकिन सर अगर आपका कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन है, और ये एक्विजिशन कितने साल में पूरा हो गया है? 5 साल के अंदर पूरा हो गया, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाती थी? 2 लाख। बात समझ में? तो ये क्या हुआ? पोस्ट। सर इसमें होता था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिल जाता था, 5 इंस्टॉलमेंट। तो पीरियड कब से गिनते थे? डेट ऑफ लोन, और जिस साल में कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन खत्म हुआ उसके 31 मार्च तक के। याद है क्या सर चीजें? सर ये पूरा का पूरा अपने रिवाइज कर लिया क्या? हाउस प्रॉपर्टी। सर ये सब कुछ करने के बाद में, पूरे काम हम करने के बाद में, जैन को पता चला कि इनकम आ रही से 3 लाख रुपए। भाई जैन तो हक्का 3 नहीं 30 लाख रुपए, जैन का बड़ा घर।
30 लाख की इनकम आ गई सेठ की। अब सेठ बोले इस पर टैक्स निकालते हैं। टैक्स निकालने क्या, 30 लाख नहीं करता, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मैं एक्चुअल फिगर्स लेता हूँ। मान लो ये 6 लाख आ गया, मान लो कितना आ गया ये 6 लाख में। जैन की अलग से शॉप भी है, शॉप का उसको आ गया मान लो 10 लाख रुपए, तो टोटल इनकम कितनी हो गई इसकी 16 लाख पे टैक्स निकाले अपन, तो 1,12,500 प्लस 6 लाख पे 30%, 1,80,000। तो कितना हो जाएगा सर ये मेरा 3,02,500 रुपये प्लस सेस एट द रेट 4%, कितना टैक्स लग जाएगा किसको, जैन को। अब जैन गया सीए के पास में, जैन गया किसके पास में, सीए के पास। अब वो बोले क्या करूं साहब मैं, तो सीए ने दिमाग लगाया, सीए ने बोला क्या, एक काम कर, तू ये जो तेरा घर है ना उसकी इनकम को ट्रांसफर कर दे अपने मालिक के ऊपर। एक काम कर, जो तेरा माली है, तेरे घर का गार्डनर है, उसको बोल दे उसको उसको जो पैसा आया पूरा का पूरा मैं ट्रांसफर कर दिया। अब जैन के साथ क्या होगा, ये 10 लाख पे जैन को टैक्स लगेगा और ये 6 लाख पे किसको लगेगा, माली को टैक्स। सर टैक्स कम हो जाएगा, सर कितना हो जाएगा, सर 10 लाख पे कितना आएगा 1,12,500 प्लस 6 लाख पे कितना आएगा, तो पहले 2.5 लाख पे एग्जम्पशन, तब 5 लाख तक के 12,500 प्लस 1 लाख पे 20,000, तो कितने हो जाएगा ये 32,500। तो टोटल अगर करोगे तो कितना आएगा 1,45,000। सर जहां उसको देने पड़ रहे थे कितने 3,05,000 रुपए, अब वो कितने देने पड़ेंगे बस 1,45,000। तो सर ये चीज गवर्नमेंट को समझ में आ गई कि लोग क्या कर रहे हैं, असेट तो मालिक के नाम पे नहीं किया, असेट तो मालिक के नाम पे नहीं किया, लेकिन जो इनकम आ रही थी वो उसको भेज दिया। तो सर जो ये 6 लाख की इनकम जो मालिक को हुई थी, ये 6 लाख की इनकम जो मालिक को टैक्स भरना पड़ रहा था, सर अपन उसके हाथ में टैक्स नहीं लेंगे, ये 6 लाख रुपए अपन इनकम क्लब कर देंगे। सर क्लब करना मतलब कि ये जैन की इनकम पे, ये जो जैन की इनकम हो रही है, ये जो 10 लाख की जैन की इनकम हुई है, ये सर जो जैन की इनकम हुई 10 लाख की, उसमें क्या कर देंगे क्लब कर देंगे और उससे इतना ही टैक्स पूरा का पूरा वसूल करेंगे। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि अपन करना क्या चाहते हैं। तो हम करना ये चाहते हैं कि हम क्लबिंग करना चाहते हैं। क्लबिंग मतलब जो आपने जानबूझ के टैक्स की चोरी के प्लान से दूसरे के हाथ में इनकम डाल दी थी, मतलब बेटा असेट तेरा लेकिन इनकम आएंगी तो उसकी, ये तो बहुत गलत बात है। तो सर हमने आपको क्या बोले, जैसे अगर ऐसा कोई केस है तो हम क्या करेंगे, आपके हाथ में वो इनकम को क्या कर देंगे क्लब कर देंगे, आपके हाथ में इनकम को क्या कर देंगे, बात समझ में। तो सर सिंपल सा यही केस है। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन है वो ट्रांसफर करता है इनकम टू अनदर पर्सन, किसी और बंदे को इनकम ट्रांसफर करता है पर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सही सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ, सर असेट नहीं दे रहा, सिर्फ क्या दे रहा है, सर इसका मोटिव ही खराब लग रहा है ना, असेट नहीं दे रहा लेकिन इनकम दे रहा है। तो सर अगर ये इनकम से कुछ आता है तो वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे सर, ट्रांसफरर के हाथ में, किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। मिस्टर एंड ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी टू मिस्टर सारंग विदाउट ट्रांसफरिंग द एफडी, यानी बेटा एफडी कराया था सारंग ने, उसकी एन की एफडी थी, वो क्या कर देता उसको बिना उसके, तो किसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे बेटा, इन द हैंड ऑफ मिस्टर एन। तो क्यों, एन की एफडी है, एफडी का इंटरेस्ट जो आ रहा था वो किसको दे रहा था, सारंग को दे रहा था, लेकिन क्या उसने असेट दिया क्या, यहाँ पे असेट क्या है उसका, एफडी असेट है, तो अगर असेट ना देते हुए सिर्फ उसका इंटरेस्ट देगा तो सर जो इंटरेस्ट की इनकम आएंगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगी सर, एन के हाथ में। बात समझ में आई। तो दूसरा केस, एक्स इज द ओनर ऑफ अ which is getting a rent of rupees 10,000 per month. After some time he transfers his right to receive rent to his wife. Discuss the tax implication. मतलब सर 1,20,000 उसको टैक्स मिलेगा, 1,20,000 उसको क्या मिलेगा, तो किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगा, तो ये टैक्सेबल रहेगा मिस्टर एक्स के हाथ में, वाइफ के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल होने वाला, क्यों सर, क्योंकि उसने अभी तक के असेट ट्रांसफर नहीं किया है। तो तीसरा आ जाओ, मिस्टर वर्सन है ट्रांसफर टू, सॉरी क्या हो गया ये, मिस्टर वत्सन ने उसने ट्रांसफर किया ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम गोडाउन टू हिज सन विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन इन द हैंड विच द रेंटल इनकम विल बी चार्ज। सर इंपॉर्टेंट है, सब एक बहुत अच्छी वर्ड लिखा है, ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ड्यूली रजिस्टर्ड मतलब पूरा पूरा ऐसा स्टैम्प पेपर में एक डॉक्यूमेंट बना के लाया, डॉक्यूमेंट बना के बोला कि बेटा मैं तेरे हाथ में इनकम दे रहा हूँ पर टैक्स से वो असेट नहीं दे रहा था, तो भी क्या हुआ सर, जो अपन ने ऊपर पढ़े वही, तो अगर आपने ट्रांसफर नहीं करे, क्या असेट ट्रांसफर नहीं करे, तो जो इनकम आएंगी वो भी किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगी सर, आपके ही हाथ में टैक्सेबल रहेंगी, जिसको ट्रांसफर किए उसके हाथ में रहने वाली। बात समझ में आई अच्छे से, सर सेक्शन 60 समझ में आया। तो हार्डली 10 मिनट का सेक्शन था, मैंने काफी लंबा इसको खींचा है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आ सके इस तक ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे। तो चैप्टर पढ़ने का जब तक ये उद्देश्य समझ में नहीं आएगा सब मजा आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है पक्की, कोई दिक्कत, सब वापिस शुरू करते हैं।
सर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट? सर सोचो जल्दी से, 1 मिनट पढ़ेंगे मेरे साथ में और मेरे को तुरंत बताएंगे कि इसका मतलब वो क्या बोलना चाहता है। नहीं सर, सर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट क्या होता? अब मेरे को क्या बोल दिए, मेरे को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर तूने अपने मालिक को दिया, अगर असेट तेरा है मालिक को दिया तो हम रख लेंगे। तब मैंने एक और दिमाग लगाया, मैं वहाँ पे एक गधे सीए के बस में गया, उसने क्या बोला मेरे को, एक काम करना रिवोकेबल ट्रांसफर कर दे। सर वर्ड पे जाना मेरे, सर रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सर रिवोकेबल को रिवोक का मतलब क्या होता है ये बताओ। सर कैंसिल कर देना। सर मतलब क्या? सर मेरे पास एक एफडी है, मैंने वो अपने गार्डनर को दे दी, पर कंडीशन लगा दिया। सर कंडीशन क्या लगाया कि जब भी मैं चाहूं मेरे को देना पड़ेगा। सर क्या हो गया? कंडीशन क्या लगाया? जब भी मैं चाहूं, जब भी मैं चाहूं क्या करेगा, ये मेरे को देना पड़ेगा। तो ये केस में क्या होगा? तो ये केस में क्या होगा मेरे को आप लोग बताओ। तो अगर मैं इसको रिवोकेबल यानी किसी भी मौके में मैं इसको रिवोक कर सकता हूं, अगर ऐसा बोल दूं तो ऐसा तो मेरी हो गया ना। यानी सर टेंशन क्या रहता, मैं इंटरेस्ट के चक्कर में अपनी एफडी जाने दे सकता हूँ क्या? नहीं जाने दे सकता। सर इंटरेस्ट तो अच्छी बात है मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तू मान ले मार लिया, तू भाग गया, तो सर वो एफडी किसकी हुई? तेरी हो गई ना, बंदे को लॉस हो गया। तो बंदे ने दिमाग लगाया कि मैं रिवोकेबल ट्रांसफर करता हूँ, यानी जब मेरी इच्छा होगी मैं वो क्या कर दूंगा, ट्रांसफर को कैंसिल कर दूंगा, वापस से एफडी मेरी हो जाएगी। तो सर ये वाले ट्रांजेक्शन को भी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, हम अलाउ करने वाले नहीं है। तो मतलब क्या, रिवोकेबल ट्रांसफर को हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब क्या, अ ट्रांसफर इज रिवोकेबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन कौन सी है वो समझना। सर इफ होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और असेट कैन बी रीट्रांसफर टू द ट्रांसफरर, मतलब अगर मैं वो असेट को रीट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं बंदे को वापस दे सकता हूँ, उसको क्या बोलूंगा मैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। उसको क्या बोलूंगा मैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। इफ ट्रांसफरर कैन रीअज्यूम पावर ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और असेट। सर रीअज्यूम मतलब क्या? सर मैंने आज तेरे को दिया, मैंने बोला कि मैं कभी भी तेरे से वापस ले सकता हूँ, इसको क्या बोलूंगा मैं? रिवोकेबल बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं? रिवोकेबल बोलूंगा। समझ में आया? अब सर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मेरे को तो कभी भी नहीं, मैंने बंदे को 5 साल के लिए ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला भाई एक काम कर, सारे साल नहीं 5 साल के ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि एक्ट में क्या लिखे, रिवोकेबल। तो इसको भी गवर्नमेंट बोला 5 साल के भी ट्रांसफर करता है, पर सर अभी भी तो रिवोकेबल नहीं है ना। मैं कहता हूँ वो बेच नहीं सकता उसको, तूने 5 साल के लिए उसको दिया है, लेकिन इनकम को बातें को पता है, इनकम तो बाद में तेरे हाथ में आएंगी। तो सर जो स्पेसिफिक ट्रांसफर रहते हैं उसको भी अपन ने अलाउ नहीं किया। तो अगर सर यहाँ पे मैं बनाऊँ, सर रिवोकेबल, सर रिवोकेबल को मैंने 3 हिस्सों में बांटता हूँ। सर कभी भी वापस ले सकता हूँ तो भी क्लबिंग होगी, सर क्लबिंग होगी। सर मैं कुछ टाइम के लिए, जैसे 7 ईयर्स मान लो, 5 ईयर्स मान लो, अगर सर 5 ईयर्स के लिए बोल तो भी क्लबिंग होगी। सर लाइफ टाइम के लिए कर दिया तो, सर लाइफ टाइम के लिए कर दिया तो रिवोक का कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता क्या मैं? नहीं। तो सर यहाँ पे क्लबिंग होने वाली नहीं है, यहाँ पे क्लबिंग होने वाली नहीं है। बात समझ में आई क्या? सर आ जाओ वापिस से। तो क्या बोलना चाहता है मैं यहाँ पे, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ कि इफ देयर इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एनी असेट बाय एनी पर्सन टू अनदर, दैट इनकम ऑफ सच असेट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो मतलब क्या? तो मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर ये एक्स है, एक्स ने वाई को क्या किया, 50,000 के डिबेंचर्स दे दिए, 50,000 के क्या दे दिए? डिबेंचर्स दे दिए, और बोले कि ये मैं तेरे को देता हूँ पर एट अ कंडीशन कि इसको मैं कभी भी रिवोक कर सकता हूँ, और इस पर 10% इंटरेस्ट मिलता था। तो वाई को कितनी इनकम हो रही है इससे? 5,000। लेकिन सर 5,000 किसकी इनकम मानी जाएंगी? एक्स की मानी जाएंगी, और उसके हाथ में क्या कर देंगे अपन? टैक्सेबल कर देंगे। उसके हाथ में क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आगे होते, लाइफ टाइम ट्रांसफर इज नॉट अ रिवोकेबल ट्रांसफर। सर सिंपल है, इफ असेट विल कम आफ्टर, जानते हैं ना, इफ असेट इज कम विल कम बैक, क्या हो रहा है जी, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। If asset will come back after the date of transferee, then income shall not be clubbed in the hand of transfer till the date of transferee. In this case, actual revocation is irrelevant. मतलब क्या बोला मैंने? बोला कि भाई ये असेट मैं तेको देता हूँ, पर अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों को दे देना। तो सर इसको रिवोकेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर लाइफ टाइम है, जब तक कि मेरी लाइफ है मैं तुमको वापस देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए है, उसने ट्रांसफर कर दिया अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसको? मिस्टर एस को, विद द कंडीशन दैट द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी टेकन बैक बाय हिम एनी टाइम। इन अगर मैं देखो एनी टाइम बोला, वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा मैं,
एनी टाइम। तो जब मैं एनी टाइम बोल देता हूँ तो ये कौन सा केस हो जाता है मेरा, रिवोकेबल ट्रांसफर का केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाता है सर, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये हो गया मेरा कौन सा, रिवोकेबल ट्रांसफर का केस हो गया। इस केस में को क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट हो गए, क्लबिंग इज अप्लीकेबल। समझ में आया। इवन इफ, क्या बोलना चाहता है, इवन इफ ट्रांसफर फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टाइम के लिए, क्या मान लो कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, तो भी सर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम के केस में नहीं होता, बाकी केसेस में हर उसमें होता है। मिस्टर सौरभ अरोरा हैज ट्रांसफर्ड एन असेट टू मिस्टर निशांत टंडन विद द कंडीशन दैट द असेट विल बी रिटेन बाय मिस्टर निशांत टंडन एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव, and after the death of asset, after that the asset will be taken back Mr. Saurabh Arora. So in that case clubbing shall be not applicable at it is not considered as a irrevocable transfer. बात समझ में आई क्या सर, पक्की बात है, घुसा दिमाग में। तो क्या बोलना चाहता है, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो आपकी इनकम ट्रांसफर के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएंगी, तो क्लब होने वाली नहीं है। दो सेक्शन समझ में आया सर, तो सेक्शन 60 और सेक्शन 61। तो अगर इनकम गई लेकिन असेट नहीं गया तो भी ट्रांसफर हो गई, इनकम गई लेकिन असेट नहीं गया, असेट गया लेकिन इन कंडीशन ऑफ रिवोकेशन, तो भी असेट तो क्या होगी, क्लबिंग होगी। सर अगला है रेम्यूनरेशन टू योर स्पाउस। सर ये क्या है, बात समझना, अपना अदर सोर्स नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी वर्डिंग में आपको शायद दिक्कत आएंगे, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो एक ये एंटिटी है XYZ, इसमें मेरा 30% का शेयर है, इसमें मेरा कितना परसेंट शेयर है, 30% का शेयर है। अब यहाँ पे देखना क्या हुआ, XYZ ने मेरी स्पाउस को नौकरी देके रखा है, मेरी स्पाउस को क्या देके रखा है, नौकरी। वो स्पाउस ने बीकॉम पढ़ी थी, स्पाउस ने क्या पढ़ी थी, बीकॉम थी, उसको दे रहा है 15 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी, 15 लाख रुपये पर मंथ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या उसके अंदर उतनी क्वालिफिकेशन है पर उसके जितनी सैलरी मिल रही, तो उसको सैलरी क्यों मिल रही है सर, क्यों मिल रही, क्योंकि सर इसका इन्फ्लुएंस है सर, ये एक्स जो इसका पति है उसका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सर 30% शेयर है। तो यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं सर, XYZ के लिए खर्चा दिख जाएगा 15 लाख का और इसके हाथ में इनकम दिख जाएंगी। बात समझ आ रही सर। इस केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक वर्ड आएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर उसके हस्बैंड का किसी भी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, बेटा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नॉर्मली बोला जाता है जब आपका 20% से ज्यादा होता है, जब कितने परसेंट से ज्यादा होता है, 20% से ज्यादा होता है। तो बेटा अगर आपके स्पाउस को कोई फालतू का पैसा मिल रहा है, मान लो क्या इसकी यहाँ पे बीवी CA होती प्लस MBA होती, वो भी IIM से, तो 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो फिर उसका क्वालिफिकेशन है, खुद के बलबूते में कमा रही है, वो इंडिपेंडेंट लेडी है। तो इस केस में क्या होता, तो इस केस में क्या होता, तो जो उसको पैसे मिले हैं उसको उसकी काबिलियत से मिले, इसलिए कोई भी क्लबिंग यहाँ पे मिस्टर X के हाथ में नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसको फालतू का पैसा मिल रहा है तो मिस्टर X के हाथ में उसकी क्या हो जाएगी बेटा, क्लबिंग हो जाएंगी, उसके हाथ में क्या हो जाएगी, क्लबिंग। लॉजिक समझ में आया पक्का। तो क्या होना चाहिए, उसके पति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, कोई भी फर्म में। तो अगर फर्म में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, अगर उसको अगर कोई फालतू के पैसे मिल रहे तो वो जितने भी पैसे मिल रहे किसके हाथ में क्लब हो जाएंगे, मिस्टर X के हाथ में क्लब हो जाएंगे। सर मैं थोड़ा सा आपको डीप में ले गया था, तो लॉ ऐसा कैसे बनाया जाता है समझो, तो कैसे हर लूप होल को मिटाया जाता है। तो आपको याद होगा 48(2), तो याद नहीं तो पहले जाके PGBP पढ़ो, याद नहीं है तो पहले जाके PGBP पढ़ने का। अगर आपके रिलेटिव को, अगर आपके किसी भी बंदे को जो आपके पहचान कर, मेनली इसका आपका स्पाउस, ब्रदर, पेरेंट्स, तो जो उनके का कोई फालतू का पेमेंट मिलता है तो वो डिसअलाउ हो जाता था, वो क्या हो जाता था, डिसअलाउ। सर सेम सेक्शन देखो, अगर मैं ये सेक्शन को तोड़ने के लिए क्या करूंगा, सर मैं मेरी कंपनी, मैं अपनी फर्म में पैसे नहीं दे रहा, सर मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं अपनी फर्म में नहीं, सर ये कंपनी है जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सर कंपनी इसको पैसा दी तो मेरा क्या लेना देना। तो यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया किसके, क्लबिंग के अंदर में, अगर कोई एंटिटी है जिसमें तुम्हारा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर तुम्हारे स्पाउस को कोई पैसा मिलता है तो सर वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, आपके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब। बात समझ में आ रही क्या बट्टा, अच्छे से समझ में आ रही। सर यही दिया, स्पाउस हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख के रखना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 20% और मोर, 20% और मोर इन अ कंसर्न, देन रेम्यूनरेशन शैल बी क्लब। तो बोलना क्या चाहता है, इफ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिसीविंग सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन फ्रॉम एनी कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या होता है सर, कोई भी एंटिटी in which the individual is having a substantial interest, then such salary etc shall be included, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, shall be included in the income of the
इंडिविजुअल मतलब सर जो सैलरी आपको मिल रही है सर वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएंगी सर, किसकी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी सर, इंडिविजुअल के हाथ में इंक्लूड हो जाएंगी सर। नो क्लबिंग, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ सैलरी एक्सेट्रा ऑफ स्पाउस व्हिच इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस शैल नॉट बी क्लब, शैल नॉट बी। सर अगर जैसे वो अपने बोले वो सीए प्लस एमबीए थी तो उसको टेक्निकल नॉलेज है या फिर सर उसको एक्सपीरियंस है, सर इसका मतलब क्या होता है सर, बात समझना, वो बंदी कहीं पे बीकॉम है सर, बीकॉम कर रही थी, 40 साल से नौकरी कर रही है, तो मेरे को तो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन क्या है उसको, तो सर इस केस में क्या होगा सर, इस केस में उसको पूरे के पूरे 40 लाख रुपए अपन उसको क्या मान लेंगे, एडमिसिबल मान लेंगे, तो इसमें कोई भी क्लबिंग अट्रैक्ट होने वाली। सर कैसे सर, सर क्वालिफिकेशन नहीं है सर, मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस मैटर मोर। आपको मैं एक बात बताऊं, एक लेडी थी केरला की, हाउस वाइफ थी, उसको एमडीएच मसाले नाम सुना है, उसके हिसाब से उसको पैकेज मिला था सर, सर कितने लाख का पता है सर, गिनते जाओ जीरो, 15 करोड़। सर किस बात के सर, जो मसाले बनते थे ना वो उसको सिर्फ टेस्ट करती थी बस, और कुछ भी काम नहीं था, वो सिर्फ टेस्ट करती थी और पैसे मिलते थे। सर किस बात के सर, उसकी टंग में वैसा टेस्ट था कि वो आराम से तुमको बता सकती थी, इतना एक्सपीरियंस था कि तुम्हारी क्वांटिटी में कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। बात समझ में आ रही, मैं कहता हूँ जो तुम्हारी मैनेजमेंट है टॉप लेवल में, तुमको लगता है अंबानी अभी भी काम करता होगा, वो क्या करता होगा, सिर्फ साइन करता होगा उसका आजू बाजू, बस वो जो टेक्निकल डिटेल रहती है, जो एक्सपीरियंस उन्हें कमा चुका है, तो वो एक लाइन बोलेगा, बाकी का काम आपको करना है। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो सर आपको उसकी भी वैल्यू करना पड़ेगा, उस केस में भी मैं मानूंगा कि नहीं इतना पैसा उसका बनता था। लॉजिक समझ में आ रहा है, पक्की बात है, आगे बढ़ू सर। अब एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो ये बीकॉम है, मेरी वाइफ क्या है बीकॉम है, तो उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए पर मंथ। मेरे को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसको वापस से जूम कर देता हूँ। तो चीज़ कैसे हुई है, वो बीकॉम है, मान लो उसको सैलरी मिलती है 25,000 1 लाख रुपीज़ की मिलती है, तो उसकी मैं मार्केट के हिसाब से देखूँ तो उसको 25,000 मिलनी चाहिए, 1 लाख मिल रही है लेकिन मार्केट के हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए। सर इस केस में क्या करोगे, सर इस केस में क्या करोगे बताओ। सर 1 लाख मिलनी चाहिए थी, मिल रही 1 लाख, पर मिलनी कितनी चाहिए थी, तो सर क्लबिंग कितने की होगी। सर लॉजिक सी बात है, सर 75,000 फालतू के मिल रहे हैं, तो सर 75,000 की क्या कर दो, क्लबिंग कर दो। बात समझ में आई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। बोथ हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर रिसीविंग रेम्यूनरेशन, क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस विल ग्रेटर इनकम। सर हेडिंग से कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा ना आपको लेके चलता हूँ वापिस से, यहाँ पे ट्राई करो समझने का। तो हमने कंपनी का नाम रखे एक्स वाई एंड एसोसिएट्स, ठीक है। ये एक्स वाई में से ये एक्स उसका पति है, हस्बैंड है, और वाई उसकी क्या है, स्पाउस है। इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक्स का इंटरेस्ट है मान लो 25%, वाई का इंटरेस्ट है मान लो 35%। ये दोनों को ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ये दोनों को ही क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है। अब सर किसके हाथ में क्लबिंग होगी, सर एक्स के हाथ में करे कि वाई के हाथ में करे, तो दोनों को ही मिल रहा है, तो करे क्या। तो लॉजिकली ये बोला गया कि आप क्या करो, बिफोर क्लबिंग इनकम निकालो, इन लोगों की इनकम निकालो। कैसा, बिफोर क्लबिंग। तो बिफोर क्लबिंग में जिसकी इनकम ज्यादा होगी, जिसकी इनकम क्या होगी, यानी क्लबिंग को छोड़ के जो इनकम उनको मिल रही है उसको एक बार छोड़ दो, और उसके अलावा चेक करो कि उसकी इनकम कितनी है, और जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लबिंग कर दो। गवर्नमेंट चाहती है हम हर जगह से पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट क्या चाहती है हम हर जगह से, तो इसमें लॉस भी एक जगह, मैं बताऊंगा कैसे लॉस होता है, सर प्लानिंग कैसे होती है। सर बिफोर क्लबिंग ज्यादा इनकम है तो उसके क्या बोले, दोनों के हाथ में क्या कर दो, ऐड कर दो। सर एग्जांपल तो दो, तो मान लो एक्स है, ये वाई है, एक्स की इनकम है मान लो 5 लाख रुपए, वाई की इनकम है 4 लाख रुपए की। इसको रेम्यूनरेशन मिलता है, मान लो वो कंपनी से रेम्यूनरेशन मिलता है, इसको भी 5 लाख का मिलता है, और इसको मिलता है 3 लाख रुपए का। मान लो ये मान लो इनकम है, पहले तो छोटा एग्जांपल लेता भी तो और डिफिकल्ट करूंगा। तो सर दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है, सर एक्स की इनकम ज्यादा है, तो सर ये 5 लाख रुपए और ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ये दोनों के दोनों किसके हाथ में क्लब हो जाएंगे सर, एक्स के हाथ में क्लब हो जाएंगे। और सर ऐसे वाई को कितने पे टैक्स लगेगा, सभी इतने से अमाउंट पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आ रही है। सर बोलना क्या चाहता हूं मैं कि सर ये क्लबिंग से पहले मैं एक्स और वाई की इनकम देखूंगा, जिसकी इनकम भी ज्यादा होगी उसके हाथ में क्या हो जाएगा, वो क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगी, क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ आएंगे, तो देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव अ substantial interest in the concern and both are receiving remuneration from the concern,
एंड बेटा दोनों की इनकम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, then the remuneration of both shall be clubbed in the hands of that spouse whose total income is greater before clubbing of such income। मतलब बेटा जो क्लबिंग वाले नेचर के आइटम है उसको छोड़ के अगर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्या कर देंगे अपन, क्लबिंग कर देंगे। बात सुने, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना बोला मैंने, 20% और प्लस स्पाउस प्लस रिलेटिव के लिए है। अगर आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, 20% से ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। A person is said to have a substantial interest in any concern if he is the owner of 20% of voting right or voting power या फिर profit of the concern। For this ownership of his relative shall also be included। मतलब क्या बोलना चाहता है सर यहाँ पे, सर मान लो कि एक कंसर्न है XYZ लिमिटेड, मेरा शेयर है 5% का, मेरे पापा का शेयर है 3% का, मेरे मम्मी का शेयर है 2% का, मेरी बहन का शेयर है 1% का। तो क्या सर मेरा इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्या मेरा इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? हाँ सर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं सारे रिलेटिव्स का मिला जुला के मेरा इंटरेस्ट देखता हूँ। बात समझ में इतनी थी, तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा ये। और सर रिलेटिव मतलब क्या होगा, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर और अ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द। सर ये लीनियर, सर ये सारे के सारे और सारे सारे मतलब क्या, मेरे बेटे के बेटे यानी लीनियर होना चाहिए सर, वो ताता चाचा ताऊ नहीं आना चाहिए, मेरे लीनियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही, जिसको डिटेल में अपन वापस से पढ़ेंगे अदर सोर्स में। तब बहुत ही गंदी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव की, अगर मैं अभी यहाँ पे बताने जाऊंगा तो हम पागल हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा नहीं बता रहा हूँ इसको। तो इसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे कहाँ पे, अदर सोर्स के अंदर में। If any person have a substantial interest in the holding company but the spouse is employed in the subsidiary company, in that case clubbing provision shall not apply। सर ये बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा। मैं बताता, ये आपकी मेन कंपनी, इसकी कोई ना कोई क्या होगी, होल्डिंग, इसकी कोई ना कोई क्या होगी, सब्सिडी, और इसकी कोई ना कोई क्या होगी, एसोसिएट्स। ऐसे ही बनता है। सर आप लोगों ने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा होगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, पढ़े थे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। उसमें गंदे गंदे कुछ पॉइंट्स थे कि अगर आपको ये कंपनी में ऑडिटर बनना है तो आपको ये कंपनी में, इसकी होल्डिंग कंपनी में, इसकी सब्सिडरी कंपनी में, इसकी एसोसिएट कंपनी में कोई भी सिक्योरिटीज और शेयर्स परचेज करने नहीं रहते थे। आपके रिलेटिव्स के लिए भी कंडीशन डाल दिए थे, आपको इसमें डाल दिया था कि इन लोग भी शेयर्स खरीद नहीं सकते। बाद में उसको बोला कि 1 लाख रुपए तक के खरीद सकते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीजें आई होगी। तो इस केस में क्लबिंग में भी ये चार्ट बनता है। तो चार्ट में क्या बोलना चाहता है, तो ये मेन कंपनी है, यहाँ पे मेरा क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसमें क्या है, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो मान लो इसकी कोई होल्डिंग कंपनी होगी, इसकी क्या होगी, कोई ना कोई होल्डिंग। अब मेरी स्पाउस को मैंने क्या किया, एक काम कर, तो ये कंपनी में मत रहे, मेरी कंपनी में मत रहे जिसमें सबसे, इसकी होल्डिंग कंपनी में काम कर या इसकी सब्सिडियरी में काम कर, मैं ये बोल सकता हूँ। तो सर अगर इन केसेस में वो होल्डिंग और सब्सिडियरी में काम करती है और उसको कुछ पैसा मिलता है तो सर इन केसेस में क्लबिंग अटैक होती नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है सर, ऐसे केसेस में आपकी सब्सिडी कंपनी में अगर वो काम करती है तो सर आपका कुछ भी क्लबिंग होने वाला नहीं है। बात समझ में? तो छोटा सा एग्जांपल करते हैं। सर एक्स है वो 50% पार्टनर है एक्स वाई और को में, उसकी पार्टनरशिप फर्म है और उसकी जो वाइफ है उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। टोटल इनकम ऑफ एक्स इज ₹2,60,000 while the total income of मिसेस एक्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल इज 6 लाख। मतलब क्या हुआ, तो इसकी अदर इनकम है 2,60,000, इसकी कितनी है 6 लाख रुपए। सर इसके केस में क्या हो जाएगा, तो सैलरी क्लब हो जाएगी। सर कितनी क्लब हो जाएगी, सर मिसेस एक्स को पैसे मिल गए, तो कितने पैसे मिलते हैं उसको 15,000 रुपये। तो सर 15,000 रुपये इंटू 6 यानी कितना देंगे 1 लाख। तो ये क्या हो जाएंगे उसके हाथ में, क्लब। सर यहाँ पे आपका तुरंत सवाल आना चाहिए कि सर मेरे को एक बात बताओ, सर यानी कि इसमें तो गलत हो गया। सर गलत कैसे हुआ, सर यहाँ पे मिसेस एक्स की इनकम ज्यादा है, क्लबिंग तो उसके हाथ में हो गई। सर ये मैंने कब बोला था आपको कि सर हर केस में होगा, सर ये दोनों का क्या रहेगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहेगा। सर यहाँ पे मैं कहता है एक्स के पास में 50% है, मैं कहता हूँ मिसेस एक्स के पास में कुछ है क्या, सर इस केस में जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी केस में होने वाला था। तो इस केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ। मिस्टर एक्स को भी वापस रेम्यूनरेशन मिल रहा है फॉर सेम 1 लाख रुपए पर मंथ। 1 लाख रुपए कितना पर मंथ के हिसाब से उसको मिल रहा है। मैं कहता हूँ अगर इसको मैं छोड़ दूं, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो सर किसके हाथ में क्लबिंग होंगी फिर, सर इसके हाथ में कि इसके हाथ में, किसकी इनकम ज्यादा है, मिसिस एक्स की ज्यादा है 6 लाख रुपए। सर कितने कितने रुपए मिले, सर मिसिस एक्स को 1,80,000 मिले और सर मिस्टर एक्स को कितने मिले 12 लाख रुपए।
तो प्रोविजन क्या बोलते हैं कि बिफोर सच क्लबिंग जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लब कर दो। तो किसकी ज्यादा है? तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये 6 लाख रुपए ज्यादा है, पक्का। तो सर क्लबिंग किसके हाथ में होगी? मिसेज एक्स के हाथ में हो जाएंगी। सर कितनी होगी? सर कितनी होगी? सर पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा, ये 1,80,000 भी और ये सर ये 12 लाख भी आ जाएंगे। अब सर सेम केस को उल्टा सोचो कि मिसेस एक्स को मिल रहे थे 12 लाख रुपए। नहीं, इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। सेम केस को ही सोचते अपन, सेम केस को ही सोचते हैं। 1 मिनट सर, केस में कैसा लेना चाहता हूँ सर, यहाँ पे मान लो कि बिफोर इनकम एक्स की 6 लाख है, एक्स की कितनी है 6 लाख, और मिसिस एक्स की है 2,60,000। ये मैंने सिर्फ ये उल्टा फिगर कर दिया और फिर इसको भी उल्टा कर दे रहा हूँ। सर मिसिस एक्स को मिले हैं वहां से रेम्यूनरेशन के फॉर से 1,80,000 रुपये, नहीं इसको मिले 12 लाख रुपए और इसको मिले कितने 1 लाख। क्वेश्चन समझ आया क्या किया मैंने? सर यहाँ पे मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया, मिस्टर एक्स और मिसिस जो वाई जो मिसिस एक्स है जो हस्बैंड वाइफ है, दोनों की इनकम को स्प्लिट कर दिया। मतलब इसको काट के मैं बोल रहा की इनकम कितनी है 6 लाख की, और इसको काट के बोल रहा हूँ मैं कितना है इसकी इनकम 2,60,000 की। पक्की बात है। और सर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं पूरा मिटका देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से करता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा पॉइंट तुमको। और सर यहाँ पे मैं बोल रहा कि मिसेस एक्स जो है जो एक्स है, एक्स को मिल रही है 1,80,000 का रेम्यूनरेशन, और सर जो मिसिस एक्स है उसको मिल रही उसको मिल रहा है, अरे यार क्वेश्चन सॉरी मैं उल्टा उल्टा कर रहा हूँ, मेरी गलती हो रही बार बार। एक सेकंड में, कोई एक सेकंड तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता, इधर आ जाओ। यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, इनकी दोनों की सैलरी इनकम है बिफोर सच क्लबिंग। एक्स की इनकम है मान लो 6 लाख रुपए की, इसकी इनकम है कितनी 4 लाख रुपए की, ठीक है। इनकम को लेता हूँ मैं 18 लाख रुपए। तो कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, बहुत सारी गलती हो रही क्वेश्चन में, मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। तो मान लो ये है इसकी 10 लाख रुपए की, ठीक है। जो रेम्यूनरेशन मिला फॉर से एक्स को मिला 1 लाख रुपए का, और सर वाई को मिला मान लो 50,000 रुपये का। वाई को कितना मिला 50,000 रुपये का। तो इस केस में क्या होगा, तो दोनों में से इनकम किसकी ज़्यादा है इसकी, तो ये इनकम भी इसके हाथ में क्लब हो जाएगी और ये इनकम भी किसके हाथ में क्लब हो जाएगी वाई के हाथ में क्लब हो जाएंगे। तो अगर तुम टैक्स निकालोगे तो सर इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 11,50,000 रुपये की, ये ठीक है। अब सर इसका उल्टा सोचो, सर यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, सर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वाई का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और बिफोर इनकी इनकम इसकी 50 लाख रुपए, इसकी 5 लाख रुपए की है, और सर इसकी इनकम है 15 लाख रुपए की। इसकी 5 लाख की और इसकी कितनी है 15 लाख की। यहाँ पे ये जो इसकी वाइफ है इसको रेम्यूनरेशन मिला, फॉर से रेम्यूनरेशन मिला इसको 2 लाख रुपए का। कितने का रेम्यूनरेशन मिला सर, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा एक्स के हाथ में। सर एक्स के हाथ में कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे 7 लाख, और इसके हाथ में कितने टैक्सेबल बढ़ेंगे। तो मेरे को लॉजिकली बताओ, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो 2 लाख अगर वाई की इनकम में क्लब होते तो ज्यादा पैसे मिलते कि एक्स की इनकम में ज्यादा पैसे मिलते तो, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 लाख किसके ब्रैकेट में आता है, पे 30% ब्रैकेट में आता है, और यहाँ पे कितने में आता है। तो अगर लॉस भी है तो भी क्लबिंग के प्रोविजन चेंज होने वाले नहीं है। जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ये लाइन का छोटा सा मतलब समझाने के लिए कोई क्वेश्चन फ्रेम करना था कि इन द इट मे बी नोटेड द क्लबिंग इन द अबव केस इज मैंडेटरी इवन इफ सच क्लबिंग इन सब केस रिजल्ट इनटू अ
बेनिफिट टू द असेसी एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू। मतलब सर कि अगर यहाँ पे लॉस ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट को, तो भी सर क्लबिंग के प्रोविजन क्या है, मैंडेटरी है। तुम इसको चेंज अपने हिसाब से नहीं कर सकते, इवन गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकती, तुम लोग भी चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तुम्हारी वाइफ को जो भी पैसे मिलते हैं विदाउट उसकी नॉर्मल के हिसाब से, जो उसकी पढ़ाई है, जो उसकी टेक्निकल नॉलेज है, तो सर वो क्या हो जाएगा, क्लब होने वाला है। पक्की बात है। खत्म करें सर इसको, अगले पॉइंट में आते हैं। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, इनकम टू असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। तो सेक्शन क्या है कि अगर आपने कोई असेट है, ये असेट है, आपने किसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। अब जो वाइफ को जो पैसे मिलेंगे, जो भी इनकम आएंगी वो असेट से, वो किसके हाथ में टैक्सेबल रहेंगे, वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होने वाले नहीं है, तो वो किसके हाथ में ट्रांसफर देंगे, हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल रहेंगे। तो सिंपल से एक चार्ट बना कर देता हूं। ये मान लो ये हस्बैंड है, इसकी ये वाइफ है, इसको इसने क्या दिया, एक असेट दिया। असेट से मान लो कि इसने असेट से क्या आया, इसको इनकम आई, तो सर जो इनकम रहेंगी किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगी, सर हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल रहने वाली है, किसी और के हाथ में वो रहेंगी नहीं। बात समझ नहीं सर, वहां पे देखो सर, असेट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वहां पे कोई भी बंदा हो, आपने किसी बंदे को असेट ट्रांसफर नहीं किए, यहाँ पे अपनी किसकी बात हो रही है, वाइफ की बात हो रही है, इसलिए तो मैं वाइफ से पैसे लूंगा क्या, तो मैं, चलो मैं तुमको आगे की बात बताता हूँ। आगे तुम पढ़ोगे गिफ्ट का एक सेक्शन पढ़ोगे अदर सोर्स में, तो वहां पे बोला गया है तुम अपने रिलेटिव को कुछ भी गिफ्ट दो सर, वो एग्जम्प्ट है, वो क्या है, एग्जम्प्ट है। तो आप क्या सोचोगे, सोचो आपके पास में डिबेंचर्स पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े, डिबेंचर्स है 2 करोड़ के, उसमें आता है 10% का इंटरेस्ट, उसमें आता है कितना, 10%। हमारी ऑलरेडी बहुत इनकम है, 2 करोड़ के इंटरेस्ट भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये डिबेंचर्स को गिफ्ट कर दोगे, किसको गिफ्ट करोगे, अपनी वाइफ को। तो वाइफ को गिफ्ट कर दिए, मेरे को तो वाइफ पे भरोसा है, लेकिन नहीं भागेगी, गिफ्ट तो हो गया। अब इस पे जो भी पैसा आएगा वाइफ से, किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, इसमें क्या गिफ्ट आएगा क्या, गिफ्ट का सेक्शन अप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला रिलेटिव को क्या रहता है बेटा, वो एग्जाम रहता है। सर वहाँ पे एग्जाम्शन हो गया, उसके अंदर अगर एक क्लबिंग नहीं होती तो एक इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाती, वाइफ के हाथ में, और मैं बच गया। तो मैं यही तो चाहता था कि मेरे को गिफ्ट में भी नया लगे और मेरे पास क्लबिंग भी ना आए। तो अपन ने नया सेक्शन लेके आए कि अगर तुम स्पाउस को दोगे, सर सिर्फ स्पाउस को लेके आए, बेटा दुनिया कमी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मैंने अपने ब्रदर को ट्रांसफर करे 2 करोड़ के, भाग गया तो कल गवर्नमेंट को भी पता है कि अपन इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी ऐसे ट्रांसफर करने वाले नहीं है, तो उन्होंने अपने एक स्पाउस को पकड़ा है, क्योंकि उस पर अपना भरोसा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उन्होंने बोला है कि अगर अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो, एक्सेप्ट, अब वहां पे एक एक्सेप्ट वर्ड लिखा होगा, हाउस प्रॉपर्टी लिखा है क्या वहां पे, सर अगर आप लोगों को आज टाइम रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में सेक्शन 27 में जाना, डीम्ड ओनर के केस में, वहां पे अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपका कंसिडरेशन कम रहता है, मतलब कि एक 10 लाख की जमीन है, उसमें तुमने 1 लाख में बेच दिए, तो सर उसके ओनर तुम ही माने जाओगे, जो भी इनकम आएंगे तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल रहती है, ये अपने पढ़े सर। लेकिन अगर आपने वाइफ को बेचा कम प्राइस में भी, तो भी सर वो टैक्सेबल रहेगा। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, नहीं समझा। तो मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड ने क्या दिया, हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी से वाइफ को क्या रहेंगी, रेंट आ रहा होगा, तो ये जो रेंट इनकम रहेंगी, क्या ये क्लब होगी क्या, नहीं सर क्लब होने वाली नहीं है। सर क्यों, कहाँ लिखा है ऐसा, सर आज जो दिखा देते कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इनकम अराइजिंग फ्रॉम एनी असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी असेट से इनकम आ जाए, लेकिन किससे नहीं आनी चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आना चाहिए। अगर आपने उसको किसको ट्रांसफर किया सर, स्पाउस को, और सर ये एक और वर्ड है, तो इसको 100 बार अंडरलाइन कर लो, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब क्या सर, 2 करोड़ के डिबेंचर थे, मैंने अपनी वाइफ को 2 करोड़ में दे दिए, 2 करोड़ के डिबेंचर थे, मैंने अपनी वाइफ को कितने में दिए, 2 करोड़ में ही दिए, तो सर क्या होगा, तो सर क्या होगा, सर क्लबिंग होगी क्या, सर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि वो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। सर उस समय जितने पैसे में था, मैंने उतने पैसे में अपनी बीवी को बेच दिया, बात समझ आ रही। तो सर उस केस में कुछ भी तुम्हारे हाथ में क्लब होने वाला नहीं है। सर कैपिटल गेन भी आपके क्या होते हैं, क्लब होते हैं, कैपिटल गेन भी आपके क्या होते हैं सर, क्लब होते हैं। एक्सेप्शन, हाउएवर क्लबिंग शेल नॉट बी डन इफ, सर 4-5 केसेस है उसमें क्लबिंग नहीं होती। सर लॉजिकल अपन बनाते हैं एक्सेप्शन, आप लोग मेरे को बताओ। सर बीच में ना आप सुन होंगे बेफ, उसका नाम है नहीं याद हमको, अमेजोन का वो कौन है, ऐसा कुछ, छोड़ो अपन अपने इंडिया वाली बात है। तो ऋतिक रोशन, पता है ऋतिक रोशन, उसकी एक वाइफ थी सुजैन, सुजैन पता है क्या कुछ ऐसा, इन दोनों के बीच क्या हो गया था, डाइवोर्स हो गया था, पक्का। सर डाइवोर्स ऐसे नहीं हो जाता, तुमको लगता मजाक, ऐसे नहीं होता डाइवोर्स। अब ये जो ऋतिक रोशन रहेगा ना, इसको इसको पैसे देने पड़ेंगे, किसको पैसे देगा वो, सुजैन को पैसे देगा।
तक उसको बोला जाता है एलिमनी। क्या बोला जाता है? एलिमनी देनी जाती है। तो कितने रुपए की दी पता है क्या? अपन ले लेते 400 करोड़। अपन ने मान लिया क्या? 400 करोड़। तो 400 करोड़ का मैंने उसको अपना घर दे दिया। मेरा घर था एकदम आलीशान एंटिला जैसा, मुकेश अंबानी जैसा। मैंने उसको अपना घर दे दिया 400 करोड़ का। अब केस क्या हुआ? बीवी गई, घर भी गया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? ट्रांसफर स्पाउस को किया अदर देन क्या? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा एंटिला। मान लो मैंने अपनी कार दे दिया, कार लैम्बोर्गिनी दे दी अपन ने उसको, लेके गई वो, बीवी गई, कार गई। अब जो उसपे वो अगर उसने कार रेंट पे दे दी, आगे कार उसने क्या करी? रेंट पे दे दी उबेर को। और जो पैसा आएगा उसको उबेर से, वो टैक्सेबल किसके हाथ में रहेगा? वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लॉजिकली सोचो क्या हो रहा। सर ये ऋतिक रोशन, इसने क्या दिया इसको? लैम्बोर्गिनी दे दिया। क्या दे दिया? लैम्बोर्गिनी दिया। सब बीवी चली गई उसकी, लैम्बोर्गिनी चली गई। ये बीवी ने उसको आगे किसको दे दी? उबेर को दे दी। 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, 5 लाख रुपए का रेंट आ रहा है इसको। अभी इनकम किसकी हो रही? ये मस्त खुश है, इधर इसकी इनकम हो रही, लेकिन इस बेचारे पे टैक्स कौन भरेगा? ये तो रो रो के मर जाएगा ना। मेरे को बताओ, बोलेगा हर चीज लूट ले मेरे से, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। तो गवर्नमेंट ने रुक, सुसाइड मत कर। अगर तुम्हारे बीच में डिवोर्स होता है, क्या होता है, या फिर लीव अपार्ट होने का अग्रीमेंट होता है, लीव अपार्ट, आज से मैं साथ में नहीं रह रहा, ठीक है, तो इस केस में भी सर ये क्लबिंग का सेक्शन अप्लीकेबल नहीं रहेगा। आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। बात समझ में है क्या? सर ना मैंने को थोड़ा सा डर हुआ, एक चीज मैं देख रहा हूँ। हाँ शुरू है। ऐसा मैं डरते रहता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो आपको ये सेक्शन अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। अगली चीज पे आ जाते हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, हस्बैंड और वाइफ है, सर ऐसी हस्बैंड वाइफ बन जाओगे क्या? सर पहले जाओगे, ये आपके मम्मी पापा, ये गए, ये लड़की के घर में गए, ये छोटी सी लड़की बैठी हुई है, इसको घूर के आए लोग, यानी देख के आए, ये देख के आए, फिर वापस आए, इनने पंचायती किए पूरे घर वालों के साथ में, फिर फ़ोन किए, इसके घर में फ़ोन गया, फिर लोग ने बोले हाँ ठीक है हमको रेडी है, फिर झगड़े हुए, फिर दहेज की बात हुई, फिर फाइनली सब कुछ हो हुआ के शादी तय हुई। शादी ऐसे कैसे तय हुई? सबसे पहले होगी क्या? सगाई, उसके बाद में बहुत सारे फंक्शन। एक मारवाड़ी मैरिज याद करो, पहले ये हो रहा, उसके बाद में ये हो रहा, ये हो रहा, फाइनली यहाँ पे आके फिर उसकी हुई शादी। जब सब लोग थक हार चुके थे, गाली खा चुके थे, 2 दिन झगड़े हो चुके थे, फिर शादी हुई। अब मेरे को बताओ, कब मैं उसको स्पाउस मानूं? सगाई के समय में उसको स्पाउस मान सकता हूँ, जब उसका रोका हुआ तब मैं उसको स्पाउस मान सकता हूँ, जब फेरे ले रहे थे तब मान सकता हूँ, जब 7वां फेरा हो चुका तब मान सकता हूँ, या फिर जब उन लोगों ने अग्रीमेंट में साइन कर दिया होगा मैरिज का तब मान सकता हूँ। कब मानूं? मैं कहता हूँ मैं कब मानूं? यहाँ पे लॉजिक है बेटा, जब शादी होगी। अब मैं बोल रहा सर 7 फेरे के बाद में कि 7 फेरे के पहले, तो सर जब 7वां फेरा हुआ अगर उसके पहले तुमने उसको कुछ भी दे दिए तो सर क्लबिंग अटैक होने वाली नहीं है। सबसे सही है, तुमको अगर अपनी वाइफ को कुछ भी गिफ्ट देना हो, उसको बोला रुक, पहले उससे फेरे मत करना, पहले उसको ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद में उसका फेरे लेना। उसके हाथ में कभी भी क्लबिंग होने वाली नहीं है, उसके हाथ में कभी भी क्लबिंग होने वाली। बात समझ आए क्या? फालतू का लॉजिक था ये। लॉजिक सिंपल सा है। पहला एक्सेप्शन पड़े अगर लीव अपार्ट रहते हो, दूसरा पड़े अगर तुम्हारी शादी के पहले कोई भी गिफ्ट देते हो। सर तीसरा केस है आपका, सर लिव इन कर रहे हो, सर शादी तो नहीं है लेकिन क्या है, लिव इन है। तो इस केस में क्या होगा? सर इस केस में भी आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपकी क्या हो जाना चाहिए। पर सर एक बार बता रहा, मेरे को लगता नहीं कोई टीचर ने अभी तक के कभी छेड़ा भी होगा ये बात, बहुत भारी है। सर लिव इन अगर करते हो, अगर लगातार 7 ईयर्स तक आप लिव इन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी शादी मान ली जाएगी। सर बहुत भारी केस हो गया। लिव इन का सर सिंपल सा रूल है, फंडा ये है कि अगर तुम 7 साल तक की इंडिया में लिव इन कर लेते हो किसी बंदी के साथ में, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएगी? शादी हो गई। मेरे को बताओ, लिव इन में रहे पहले साल कुछ आपने असेट ट्रांसफर किया, क्लबिंग आएगा क्या? नहीं आएगा। सर दूसरे साल क्या आएगा क्या? सर 7वें साल में किया, क्लबिंग आएगा क्या? तो शादी हुई नहीं, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, क्लबिंग आएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा, क्योंकि इन द नेचर ऑफ लॉ तुम्हारी शादी हो चुकी है। बात समझ आई? तो सर याद जाते अपन उसमें फालतू का डिस्कशन कर रहे हैं। सर अगर आपने क्या किया, इज सोल्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब सर बहुत भारी हो गया। सर एक्सेप्शन क्या है? सर एक्सेप्शन आया नेचुरल लव एंड एक्सपेक्शन। सर ये हुआ क्या था? सर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तुम जैसे एक फालतू सा वकील होगा जो पहले सीए नहीं कर पाया तो वकील बन गया, उसने क्या किया, फाइल कर दिया कि मेरी बीवी ने को बहुत सारा प्यार और अफेक्शन दी, उसके कंसिडरेशन में, उसकी जगह पे मैंने उसको असेट दिया, इसलिए मेरे हाथ में एडिक्वेट कंसिडरेशन है, मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं आनी चाहिए।
बंदे की सोच देखो, यानी वो कंसिडरेशन को गिना। सर पैसों की क्या बात करते हो सर, उसने मेरे को अपना अपना घर छोड़ के आ गई, मेरे लिए हर कुछ दे दी, तुम पैसों की बात करते हो सर, इससे ज्यादा कंसिडरेशन और क्या होंगे। वो जज बोला तू रुक, तू बाद में मिलना, पर अभी ये सुनते जाओ कि तुम कितना भी प्यार करो, कितना भी अफेक्शन जाओ, पैसे से गिनेंगे हम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसे गिनेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसों से। बात समझ में आ रही। तो सर अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन में देते हो तो क्लबिंग होने वाली नहीं है सर, लेकिन अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन बोलोगे, लव एंड अफेक्शन है, तो बरोबर क्लबिंग होएगी। उसके बाद में हस्बैंड और वाइफ का डज नॉट एक्सीड एट द टाइम और एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ इनकम। मतलब क्या हुआ, ये बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा मजाक में नहीं लूंगा। तो यहाँ पे ये मियाँ बीवी यहाँ पे दोनों रह रहे साथ में, यहाँ पे उसने असेट ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में लैम्बोर्गिनी थी, उसने असेट यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे डिवोर्स हो गया गरीबों का, यहाँ पे क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। पक्की बात है सर, उसने जो पैसा आया उसको यहाँ पे आया, पैसा यहाँ पे आया, पक्की बात है सर। इस केस में होगा कि नहीं होगा, मैं कहता यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ जाएगा लीव अपार्ट का, दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाला जो मैं तुमको सगाई वाली चीज समझा रहा था वो कैसी है, यहाँ पे सगाई हो रही है उसकी, जो वो ट्रांसफर कर रहा है बेटा, ट्रांसफर जब कर रहा, क्या उनकी शादी हो चुकी है क्या, नहीं हुई है सर। आगे जब उसको इनकम होगी उससे, तो सब शादी हो चुकी है, हाँ सर तब तो सर इसमें बोला गया जब तुमको असेट ट्रांसफर किया गया तब भी तुम्हारी मैरिज होनी चाहिए, और जब तुमको असेट से इनकम हुई तब भी तुम्हारी मैरिज होनी चाहिए, यानी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो यही वही बात है, इन अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट आइदर वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, या तो तुम्हारी ट्रांसफर के समय होना चाहिए या तो तुम्हारी अक्रूवल के समय होना चाहिए। बात समझ में आई। अगली चीज है अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये अपने पढ़े, ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। और याला अपन आखिरी में देखेंगे, याला पढ़ो उससे पहले। याली बात क्या हुई सर, बात ऐसी हुई कि तुमने बोले असेट ट्रांसफर करोगे तो आएगा, तो अपने लोग अपनी अपनी मम्मी को इमेजिन करो, तुम्हारे पापा रात में आए, उनके जेब में 200 रुपये पड़े थे, सुबह मिलेंगे क्या, अगर ऐसा मम्मी के सामने बोल के देना पता, हाँ, सुबह क्या होगा तुमको ही पता है। तो सीन हुआ, पहले दिन 200 आए, अगले दिन 500 आए, ऐसे बहुत सालों से चलते आ रहा है। जब कुबेर का खजाना निकलता ना, जब भैया जी अपने मोदी जी आए रात को 9 नवंबर को 8 नवंबर को, बोले बेटा 500 हजार के मित्रों नोट बंद। अब भाई पापा का मुंह इतना छोटा, तो मम्मी तो ऐसे हो गई थी, भाई ये तो ठीक है पर अब मैं बताऊं कैसे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो दिक्कत ऐसी आ गई, नोट तो बंद हो गए। पर सर अपन टॉपिक पे आते हैं, अपनी मम्मी जो पैसे निकाल के रखती है, ये जो छोटे छोटे पैसे, वो एक बड़ा सा पैसा जमा करते और मान लो उसका करा दिए एफडी, उसका क्या करा दिए एफडी। ये एफडी में आया क्या, इनकम अराइज हो गई। जब पैसे चोरी किए, चोरी नहीं पैसे मिले, तब भी वो शादी में थे, जब पैसे आए तब भी शादी में थे, तो एक कोर्ट पहुंच जाए, केस कहा कोर्ट में, कोर्ट में बोले जज को पैसे किसके थे, मम्मी के, पापा के थे, कोई कंसिडरेशन में मम्मी को दिए नहीं, पैसे तो पापा के थे, जो इनकम अराइज हुई वो एफडी से हुई। सर तो ये इंटरेस्ट क्लब होना चाहिए किसके हाथ में, फादर के हाथ में। तो जज बोला बेटा शादी तो मेरी भी हुई है, पैसे तो मेरे भी जाते हैं, अगर इसमें कुछ दिया तो गाली खाऊंगा। पर चीज ऐसी है, सेक्शन ऐसा आया कि सर ये एफडी जो हुई है वो मंथली अलाउंस से हुई है, मंथली अलाउंस से हुई है, मतलब क्या, जो पैसे आप लोगों को मिलते आए हैं, छोटे छोटे पैसे आपकी मम्मी के पैसे खुद के हैं, वो सब उनकी इनकम नहीं मानी जाती, लेकिन अगर किसी को असेट में ट्रांसफर कर दे, उसके अगर एफडी बना दिए, जो इंटरेस्ट आया तो ये इंटरेस्ट अपन उसको क्लब करते नहीं है, ये इंटरेस्ट कहीं पे भी क्लब होने वाला नहीं है। बात समझ में आई। तो सर यही बात लिखी हुई है यहाँ पे अगले पॉइंट में, इफ एनी प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड बाय द वाइफ आउट ऑफ एन अलाउंस, नाम देखो अलाउंस दिया हुआ, चोरी को अलाउंस बोलते हैं, यानी जो पैसे उनको मिले गिवन बाय हर हस्बैंड फॉर हर पर्सनल एक्सपेंस, तो इस केस में भी ये एक्सेप्शन आने वाला नहीं है। पक्की बात है। सर अगला केस लिव इन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, इफ एनी पर्सन हैज गिवन लोन टू द स्पाउस द इनकम फ्रॉम सच लोन शैल नॉट बी क्लब। अब आप ऊपर बात आई थी कि एडिक्वेट कंसिडरेशन देना, सर चोरी कैसे करते हैं, तरीका क्या है, बहुत सबसे सही तरीका, इसको स्टार मार्क करके रख सकते हो। सर आपकी वाइफ है हाउस वाइफ, सीन ऐसा है कि वो कुछ कर नहीं सकती, अब यहाँ पे बैठे, अब वो मेरे पास में है, मैं अच्छा सीए बन चुका था, वो मेरे पास में है, ये हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, उन्हें बोले कि हमारे को पैसे बचाना है, तो मैंने बोला कि अगर तो ये हस्बैंड अगर अपने नाम से अगर एफडी उठाएगा तो इस पर इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट किसको टैक्स मिलेगा, खुद को ही लेगा। अगर वो पैसे देता है इसको, किसको देता अपनी वाइफ को, तो भी क्लब हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो अपन ने क्या बोले, एक काम कर, लॉ में कहीं नहीं लिखा है,
ये जो हस्बैंड है काम को तो अपनी वाइफ को लोन दे, अपनी वाइफ को क्या दे, लोन दे। वाइफ अपने नाम पे ट्रांसफर ऑफ असेट नहीं, अपने नाम पे क्या खरीदेगी, एफडी कर लेगी, एफडी ली, और अब उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा, मेरे को बताओ ये क्लब होगा कि नहीं होगा। सर ऐसे केस में कोई भी क्लबिंग होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होगी सर, यहाँ पे एडुकेट कंसेशन की बात तो नहीं हुई ना। सर यहाँ पे क्या दे रहे हैं अपन, लोन दे रहे हैं अपन, क्या दे रहे हैं, लोन। बात समझ में आया। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे ऊपर नहीं लेता मैं अपनी वाइफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन दिया, लोन करेगी 5 साल में को रिपे, उससे क्या लेगी उसने, एफडी। लॉजिक समझ में आया। ये सारे सर एक्सेप्शन है कौन से केस के, इनकम एसेट ट्रांसफर किया और अगर उससे इनकम आ रही है तो उसके हाथ में उसका क्या होने वाला है। लॉजिक समझ में आया, पक्की बात है अच्छे से। तो ऊपर का केस मैं एक और जगह आपको बताऊंगा, यही पे बता देता हूँ, मेरे को अगले उसमें भी काम आ जाएगा। तो मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड ने इसको असेट दिया, असेट मान लो कि गाड़ी दिया, जो अपन लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे हैं, इसमें इसको दिया मान लो कि 10 लाख रुपए दिया। फॉर से कितने दिया, 10 लाख दिया। एफडी दिया ना, एफडी लगा लेते हैं। एफडी 7% का इंटरेस्ट आता। एफडी कितना इंटरेस्ट आता, ये बंदे को कितने रुपए मिल जाएंगे, 70,000 रुपये आ गए। ये 70,000 रुपये किसके हाथ में क्लब हो जाएंगे, 70 किसके हाथ में क्लब हो जाएंगे, हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएंगे। पर सर अगले साल का भी तो सोचो। तो बंदी ने अब 10,70,000 की एफडी कर दी, जो पैसा आया निकाले नहीं बाबा, ऐसा कौन करता है। 10,000 70 की एफडी कर दी, अब इस पर वापस से लोन इंटरेस्ट आया। अब सर क्या हुआ, 10 लाख पे 70,000 आया, और जो 70,000 मिले थे उस पर भी इंटरेस्ट आएगा। सर इस पर आ गया 7%, मान लो 4900। सर दिक्कत ये है, मेरे को बताओ इनकम और इनकम क्लब होगी क्या। वर्ड सुनना, क्या बोला मैंने, इनकम ऑन इनकम। मतलब ये 70,000 तो क्लब कर चुके हैं, पर ये 70,000 अगर वापिस से उसने इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्ट करके कितना पैसा मिला, 4900। तो इस पे दिक्कत नहीं, ये 70,000 तो उसी के, तो इस पे तो उसको क्लबिंग हो ही जाएंगी। पर ये फिर 4900 पे क्लबिंग होने वाली नहीं है। सर क्यों, क्योंकि सर इनकम और इनकम क्लब होती नहीं है। बात समझ में। सर सेम केस यहाँ पे अपने जो अगला पढ़ने वाले वो है। सर ये हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है। तो वाइफ ने बोली मेरे को अपना बिजनेस खोलना है, मेरे को क्या खोलना है, मेरा बिजनेस खोलना है। हस्बैंड ने उसको दे दिया 10 लाख रुपए। हस्बैंड ने कितने लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए। उसने बोला जा बेटा बिजनेस खोल। बंदी ने बिजनेस खोली, पहले साल इसकी इनकम होगी 5 लाख रुपए की, पहले साल में 5 लाख का काटा मारी, 5 लाख की इनकम एक साथ। तो ये पैसे किसके थे, हस्बैंड के थे। तो सर वाइफ के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, सब पूरा का पूरा किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, पूरा का पूरा किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर पहले साल की कहानी हुई। नेक्स्ट ईयर अब उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 15 लाख का। नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 15 लाख। तो उसने वापिस 4 लाख रुपए कमा लिए। वापिस कितने रुपए कमाए, अब सर 4 लाख का क्या होगा। सर 4 लाख का सर देखो, ये 5 लाख तो उसकी कमाई थी जो उसने वापस से इन्वेस्ट कर दी। सर ये इसकी इनकम है। अब अगर वो इनकम को और इनकम बनाएंगी इससे, तो सर इसमें क्लबिंग अटैक होती नहीं है। सर ये जो 4 लाख रुपए ये अपोर्शन हो जाएंगे कौन से रेशो में, सर 10 लाख इस टू 15 लाख हो जाएंगी, क्लबिंग हो जाएगी। और बाकी की 4 लाख इंटू 5 लाख अपन क्या मानेंगे, बंदी की इनकम थी, इंटू इतनी क्या हो जाएंगी, उसकी खुद की इनकम हो जाएंगी। बात समझे। अब सर हम इन्वेस्टमेंट कब का देखें, इस सेक्शन में वापस से पूरा ले रहा हूँ। अगर लिखना होगा तो ये दोनों चीज पॉज करके लिख लेना। चीज क्या है, मैं वापस से इसको पूरा पूरा ले रहा हूँ। तो सीन क्या हुआ वापस समझना। तो सीन ऐसा हुआ, मेरे को देखना है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे ऑफ क्या, तो मतलब क्या हो गया, तो 1/4 को देखना है मेरे को, 1/4 देखना है मेरे को। तो 1/4 पे यहाँ पे मैंने डिसाइड किया, ये वाइफ है, वाइफ ने लाई 5 लाख रुपए। वाइफ ने कितने लाख रुपए लाई, 5 लाख। सर हस्बैंड ने पैसे दिया फॉर से 10 लाख। हस्बैंड ने कितने पैसे दिया, 10 लाख। 15 लाख से बिजनेस शुरू हुआ। यहाँ पे देखे तो इसको इनकम हो गई थी फॉर से 1.5 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 1.5 लाख। सर किसकी कितनी इनकम रहेगी, सर क्लबिंग कितने पे होगी, सर जितना हस्बैंड ने पैसे लगाया था सर क्लबिंग उतने की ही होने वाली है, उससे ज्यादा की क्लबिंग होने वाली नहीं है। यानी हस्बैंड के कितने हो जाएंगे, सर 1 लाख रुपए हस्बैंड के हो जाएंगे और 50,000 रुपए, पक्की बात है इस पे इनकम टैक्स लग जाएगा। सर कहानी आगे बढ़ी, सर अगला साल भी आया। अगले साल में क्या होगा सर, अगले साल में वापस इनने मान लो 5 लाख रुपए कमाए। अगले साल में कितने रुपए कमाए। अब सर मेरे को बताओ यहाँ पे वाइफ के कितने हैं, पूरे के पूरे पैसे री इन्वेस्ट हो गए, कुछ भी खर्च नहीं हुए। वाइफ के कितने और हस्बैंड के कितने, सर जल्दी से सोच के बताएंगे मेरे को। सर पहले 10 लाख थे,
यहाँ पे 1 लाख हस्बैंड को दिए और इसके 5.5, तो पूरे के पूरे पैसे री इन्वेस्ट हो चुके हैं। अगर मैं टोटल बताऊँ कितने पैसे अभी बिजनेस में, तो सर टोटल 16,50,000 रुपये है बिजनेस में। तो 16,50 कैसे आया सर? ये 10, ये 1,11,00,000, ये 5,00,000 16,00,000 और ये 50,00,000 कितना 16,50,000। सर मेरा कहना है इसमें वाइफ के कितने और हस्बैंड के कितने? हस्बैंड के कितने? ठीक है, नहीं मेरे को सिर्फ ये 16,50,000 में हस्बैंड के कितने और वाइफ के कितने ये चाहिए। सर अब यहाँ पे मेरे सामने विजय भैया बैठे हुए, बोल रहा है कि हस्बैंड के कितने 11,00,000 और सर वाइफ के कितने 5.5 लाख। तो अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो तो ये गलत है। तो ये गलत क्यों है सर? गलत इसलिए मैंने आपको जस्ट बोला सर इनकम पे इनकम क्लब नहीं होती। तो मेरे को बताओ ये 1 लाख रुपए कमाए किसने? वाइफ ने कमाए। सर ये पूरे का पूरा वैसे वाइफ के ही आनेंगे सर, ये वाइफ के यहाँ पे हस्बैंड ने जितने पैसे लगाए थे सर 10 लाख लगाए थे, इसके 10 लाख रहेंगे। अब सर जितने भी तुम आगे कमाओगे वाइफ के कितने हो जाएंगे सर? 6,50,000। कितने हो जाएंगे वाइफ के? 6,50,000। बात समझ नहीं? जल्दी से इसको लिखेंगे, मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखो ना भी जल्दी जल्दी। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लो तो फॉर से मान लो ये 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल है। यहाँ पे बंदी ने शुरू करी अपना धंधा 15 लाख रुपए से। बंदी ने अपना काम शुरू किया कितने रुपए थे? 15 लाख से। यहाँ पे उसको हस्बैंड को लगा नहीं यार पैसे देने चाहिए, उसने यहाँ पे 6 जुलाई को पैसे दे दिया, मान लो 5 लाख रुपए। 6 जुलाई को कितने रुपए दे दिया? 5 लाख रुपए। यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो गया मान लो 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। मेरे को बताओ सर क्लबिंग कितनी होगी? सर ये 1 लाख में उसका प्रॉफिट कितना? सर मंथ के हिसाब से अगर आप लोग बात ना सोच रहे तो आपने मेरी बात नहीं सुने, ऊपर में जो बोला तो यहाँ पे मैंने एक डेट देखा था। जो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कब का देखोगे? 1 डे ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल का देखोगे। सर मेरे को यहाँ पे 1 अप्रैल को बंदी का कोई भी पैसा है क्या? बंदे का पैसा है क्या? हस्बैंड का कोई पैसा है क्या? तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा, क्लबिंग ही नहीं आएंगी। सर क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि सर 1 डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे यानी कि 1 अप्रैल को बंदे का कोई पैसा ही नहीं है। सर उसने पैसे कब दिया? बाद में दिया। तो सर क्लबिंग इस साल होने वाली, यानी पूरे 1 लाख किसके हो जाएंगे सर? पूरे 1 लाख किसके हो जाएंगे? सर ये पूरे 1 लाख हो जाएंगे किसके? वाइफ के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? सर अगले साल आ जाओ। सर मान लो ये 18-19 था, अगले साल वापिस कहानी बढ़ी 19-20। अब सर क्या होगा? सर यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाए, मान लो कि यहाँ पे लोग का धंधा बढ़ गया, यहाँ पे कमा लिए 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए कमाए। सर 2.5 लाख को क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा क्लबिंग के लिए। सर कैपिटल के हिसाब से अपोर्शन होता है। तो इसमें वाइफ का कितना और सर हस्बैंड का कितना? सर हस्बैंड ने कितने रुपए दिया? 5 लाख। तो हस्बैंड का उतना ही रहेगा। सर इनकम को गिनना ही नहीं हस्बैंड के लिए। सर हस्बैंड को कितने रुपए मिल जाएंगे बस? वाइफ के कितने हो जाएंगे? सब टोटल गिनो सर, टोटल कितने? 15 लाख, 20 लाख और इसको भी इन्वेस्ट कर दिया, 21 लाख टोटल है। 21 में 5 हस्बैंड के, तो इसके कितने हो जाएंगे? 16 लाख। तो ये 2.5 लाख जो रहेगा वो इस रेशो में क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? पक्की बात है, समझ में आया कैसे करना है? जल्दी से दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, रुक रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जल्दी लिखो, मैं टाइम नहीं दूंगा बाद में, तुरंत तुरंत लिखते जाओ। चल छोटे सी बाद में लिखते, तुम लोग पॉज करके लिखो, उनको बाद में लिखवाता मैं। ये समझ में आया? तो ये केस बहुत भारी केस है, अब बेसिक याद आना चाहिए तुमको। तो मैं तीनों केस लिए, देखो पहले केस में बंदी ने सिर्फ पैसे डाली, हस्बैंड ने कुछ गिफ्ट नहीं किया। पहले वाले इसमें सिर्फ बंदे ने पैसे दिया, सबसे ऊपर वाला जो केस था सिर्फ बंदे ने पैसे दिया। दूसरे उसमें दोनों ने पैसे दिए, इसमें शुरू में दिए बाद में गिफ्ट आया। अब तो तीसरा केस, तो ये पूरा एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर हो जाएगा। तो यानी केस में आपका प्रीवियस 1/4, तो आपका धंधा शुरू हुआ मान लो 1 सितंबर को। आपका धंधा कब शुरू हुआ? तो ये डेट पे वाइफ ने लगाई मान लो 1 लाख रुपए, हस्बैंड ने लगाया 1 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ मान लो 50,000 का। सर क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? सर क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताए सर, क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? सर कैसे होगी? तो आपने तो बोले थे कि प्रीवियस है कि फर्स्ट डेट पे देखना कितना इन्वेस्टमेंट है। सर पे इन्वेस्टमेंट है क्या? तो सर यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हो तुम लोग, लॉ में हमेशा वर्ड्स का इंपॉर्टेंस। सर कहाँ पे लिखा है कि ये तो तुम लॉजिक से बोल रहे हो ना, बताओ जल्दी।
किसका सेक्शन है ये? प्रीवियस ईयर का। सर मतलब क्या होता है प्रीवियस ईयर? मतलब क्या होता है? जिसमें आपने पैसा कमाए। और सर अगर आपका बिजनेस ये 1 साल का होगा क्या हमेशा प्रीवियस ईयर? ये क्या छोटा हो सकता है क्या सर? कब कब छोटा होता है सर? यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा सर? 1 सितंबर से कि अक्टूबर से? 1 सितंबर से, क्योंकि उसका बिजनेस अभी सर 1 सितंबर को क्या दोनों का क्या हस्बैंड का गिफ्ट है? तो अगर हस्बैंड का गिफ्ट है तो सर क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? तो ये एक्चुअल रीजन है, क्योंकि सर फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में हस्बैंड का प्रपोर्शनल गिफ्ट है, इसलिए इसमें क्लबिंग होने वाली है। बात समझे? मैं कहता हूँ अगर हस्बैंड गिफ्ट देता, हस्बैंड ने यहाँ पे पैसे दिए, तो क्या होगा? क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे क्लबिंग होने वाली होगी सर। 1 लाख जितनी तो होगी ना सर? 1 लाख जितनी तो होगी नहीं, बाकी अमाउंट पे नहीं होगी, लेकिन 1 लाख पे तो क्लबिंग होने वाली है। पक्की बात है? समझ में आया अच्छे से? तो मैं कहता हूँ कितने रुपए में होगी सर? हस्बैंड ने यहाँ पे 1 लाख रुपए और दे दिया तो वाइफ सर 1 लाख पे तो हस्बैंड के हिसाब से होंगी ना सर? टोटल कितना लोगे सर? वाइफ के कितने, हस्बैंड के कितने? सही, जो 1 लाख रुपए आए हैं तो अपन मान लेंगे किसके है? वाइफ के है। वाइफ के 2 लाख रुपए हो जाएंगे और हस्बैंड का कितना रहेगा? 1 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? घुसा कुछ दिमाग में? हाँ। तो क्लबिंग इस तरीके से होगी। आगे बढ़े तो आ जाते कुछ बुक्स में आ जाते हैं। So asset transfer invested in business, income generating out of the asset invested in business, out of the asset which were transferred by the spouse shall be clubbed in the hands of transferor. For calculating the income which we have to calculate, one has to check the value of asset transfer invested in business as on first day of the previous year of income is to be clubbed. तब कुछ समझ में नहीं आया सर? एग्जाम्पल में आता है अच्छे से समझेगा। मिस्टर गोयल है, उसने गिफ्ट किया अपनी वाइफ को कितने? 5 लाख रुपए श्रुति गोयल को। उसने शी इन्वेस्टेड इन द प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड दे वर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। इन द केस एंटायर इनकम ऑफ 2 लाख शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ गौरव गोयल। तो क्यों? तो क्योंकि वाइफ का कोई पैसा ही नहीं ना। तो मेरे को बताओ अगर वाइफ के यहाँ पे 2 लाख रुपए होते तो सर अपोर्शन की बात होती कि ये भाई 5 लाख इसमें लगाया, इसने टोटल कितने थे? 7 लाख रुपए थे, तो 2 लाख की इनकम क्या हो जाएगी? क्लब होगी। लेकिन पूरा पैसा किसका था यहाँ पे? गौरव गोयल का था। तो सर कुछ भी यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। पक्की बात है अच्छे से? सर फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट वी हैव टू चेक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द बेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। एग्जांपल लिखते हैं, देयर इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एज ऑन, इसको 19 ले लो, 1419, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 10 lakh, the entire investment by the wife herself and husband gave him rupees 4 lakh on 1/4/2014। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना हो गया? 14 का। सर इस साल का ये 19-20 का अपन देख रहे हैं, 2.5 लाख का प्रॉफिट। सर कुछ भी होगा क्या? क्लब होगा क्या? सर आपको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल में समझा देता हूँ। सर 1/4/19 है, यहाँ पे आपने 10 लाख से बिजनेस शुरू किए, 1,08,1/8/19 को आपके हस्बैंड ने आपको 4 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, यहाँ पे आपको इनकम होगी 2.5 लाख रुपए की। सर क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? सर क्या ये फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में आपके हस्बैंड का कुछ भी है क्या? तो सर इन दिस केस नो क्लबिंग विल बी डन बिकॉज इन्वेस्टेड एज फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द मनी गिवन बाय द हस्बैंड निल। तो हस्बैंड का क्या मानेंगे अपन? निल मानेंगे। पक्की बात है? नाउ एज ऑन सर ये 19-20 हो गया। अब सर आगे की बात करते हैं। सर टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा? 16,50,000। 16,50 कैसे है सर? 10 आपने डाले थे, 4 लाख हस्बैंड ने दिया और 2.5 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने निकाला नहीं, ऐसा मान के चल रहा हूँ। सर इसमें 4 लाख हस्बैंड के हैं, 10 लाख वाइफ के, 4 लाख हस्बैंड को, 2.5 लाख किसका? प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ सर इसमें क्लबिंग होगी और 4 लाख जितना हिस्सा किसको मिल जाएगा सर? हस्बैंड को मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्लियरली समझ में आई? खोपड़ी में घुसा बेटा सब कुछ अच्छे से? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो इसमें वाइफ के पैसे है 10 लाख रुपए, 12,50,000 वाइफ के हो जाएंगे और 4 लाख किसके रहेंगे? बात समझ में आई? हाँ इसको थोड़ा सा ना मैं आपको एक अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। तो मेरे को जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो मेरे को प्रपोर्शनेट बांटना है, मेरे को फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर देखनी है। मेरे को कब देखना है? फर्स्ट डे ऑफ। तो मान लो मेरा ये 18, 19 और ये 20, ठीक है। 18 में मेरे को मेरे हस्बैंड ने पैसा दिया 1 लाख रुपए का, मेरी वाइफ ने पैसा दी 1 लाख रुपए का, इतना ठीक है। ये खत्म हुआ। यहाँ पे मेरे को वाइफ ने और 1 लाख रुपए डाल दी, हस्बैंड ने और 2 लाख रुपए डाल दिया।
यहाँ पे हस्बैंड ने और 3 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो गया 19 में। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कब की देखनी है, फर्स्ट डे से। इन्वेस्टमेंट कितनी इन दोनों की, 1-1 लाख रुपए की है। तो इन्वेस्टमेंट से कैसे बढ़ जाएगा ये सर 2 लाख बन जाएगा 50-50 में, 1-1 लाख रुपए बढ़ गया, पक्की बात है। तो यहाँ पे 19 में मेरे को इन्वेस्टमेंट देखनी, दोनों की कितनी कितनी आ गई। तो सर हस्बैंड की इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो हस्बैंड ने शुरू में कितने रुपए डाला था, 1 लाख रुपए। सर उसके बाद में और कितने डाला, 2 लाख। सर और कितने डाला, 3 लाख। और सर उसको सर इसका क्या 1 लाख लूंगा क्या मैं, सर इसका मैं 1 लाख लेने वाला नहीं हूँ। सर क्यों नहीं लेने वाला, सर क्योंकि इनकम ऑन इनकम क्लब होते नहीं है। तो सर यहाँ पे ये आ जाएगा 0। ये बात समझ में आई, पक्की बात। उसको छोड़ना, ये वाला अच्छे से करना, इसमें सब कुछ का हो जाएगा। वो भी गलत होगा, उसमें फ्लो में कर दिया, ये एक ही रहेगा, ये एक ही रहेगा फिर, ठीक है। वो मेरे को इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ वही देखना था। अब यहाँ पे देखो सर वाइफ का क्या होगा। सर वाइफ के केस में क्या होगा, सर वाइफ ने शुरू में कितने डाली, 1 लाख रुपए। सर और कितने डाली, 1 लाख रुपए, यहाँ पे 0। अब सर प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 लाख का, 2 का हुआ। सर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 का। सर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कितने, पूरे 2। बात समझ में। सर इन्वेस्टमेंट कैसे चेक करनी है अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, इधर आ जाते अपन। सही हो गया, सेक्शन खत्म। क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन अपन भर भर के करेंगे तो यही प्रोविजन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। सर अगला है इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। सब यार इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। तो यानी कि किसको अब ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर हो रहा है किसको, बहू को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो सर सिंपल सी बात है, अगर अपने तुम डॉटर इन लॉ को कुछ भी असेट ट्रांसफर करते हो, आपकी बहू को उससे कुछ पैसा मिलता है, तो सर जिसने ट्रांसफर किया उसके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। क्या बोला, तो यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर है, मान लो यहाँ पे विजय की बात करते हैं। विजय के यहाँ पे कौन है, ग्रैंडफादर है। विजय की वाइफ है विजयी, विजयी कुछ भी नाम लेते थे, हाँ विजय की हाफ। तो यहाँ पे विजय की बहू को, विजय की वाइफ को पैसे हुए, यहाँ पे उसने, इसके ग्रैंडफादर ने इसको ऐसे ट्रांसफर किए। अब इसको यहाँ से इनकम आ रही, तो सही इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, ग्रैंडफादर के हाथ में, पक्की बात है। तो सेक्शन वही है, सिंपल सा, एक बार इसको देख लेना, नोट्स ऑफ एग्जाम, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। डायरेक्टली नीचे सेक्शन में आते हैं, इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ पेरेंट विद हायर इनकम। ये क्या है, तो मेरे को बताओ पैन कार्ड कब बनता, सर जब 18+ हो जाते। सर मेरे को बताओ, यानी कि, और सर आपको अगर रिटर्न फाइल करना है अपना, तो सर उसका सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। या फिर स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पे पैन कार्ड स्पेशली इशू किए जाते हैं 18 से लेस वाले बंदों को, जो स्पेशली टेनेंट्स अपने कुछ पैसे से कमाते हैं, उनके लिए स्पेशल अलाउ है कि उनको पैन कार्ड बना के दिया जाता है। तब केस क्या है, तो आपके पास में अगर माइनर चाइल्ड है तो उसका पैन कार्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगा क्या, नहीं होगा। तो सर उसकी इनकम किसके हाथ में क्लब होना चाहिए, पेरेंट्स के हाथ में। क्या पेरेंट्स के हाथ में, सर कौन से पेरेंट के हाथ में, तो जिसकी इनकम क्या है, ज्यादा है। अपन ऑलरेडी देख चुके कि सर ये क्लबिंग के पहले उनकी इनकम जिसकी भी ज्यादा रहेगी, तो उसके हाथ में क्या कर देंगे, अपन क्लबिंग कर देंगे। इतना ठीक है, सब पढ़ के देखते हैं। तो इसमें एक एग्जम्पशन है कि अगर माइनर चाइल्ड कुछ भी पैसे कमाएगा तो उसको सब 1500 रुपए का क्या दिया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा। सर इसको मैं गारंटी लिखूंगा, एक चीज यहाँ पे गारंटी, ये आप भूल जाओगे, यहाँ पे एक साइन बना के रखो, क्या ये भूल जाओगे। तो जब भी एग्जाम में माइनर चाइल्ड में ना क्लबिंग देना आएगा तो मैं 1500 रुपए भूल जाओगे। तो आप इतनी शॉर्टी से कैसे बोल सकते, तो गारंटी लिख के देता भूल जाओगे, गारंटी। सर इतनी गारंटी बोल रहे हैं, पागल होकर हम बोल रहे हैं हम याद रखेंगे, तो मैं बोल रहा ना भूल जाओगे। इसको अगर कम से कम तुमने 3 से 4 बार रिवाइज नहीं किया कि माइनर चाइल्ड के केस में जो इनकम आती है उसमें 1500 रुपए का क्या मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, तो आप ये भूल जाओगे। बात समझ में आ रही है, तो इसको काफी बार रिवाइज करो। सर तो इफ एनी इनकम अक्रूज, और सर बात समझना, पहले पूरा मैं ओरली करा देता फिर सेक्शन की लैंग्वेज में जाता। तो देखो माइनर चाइल्ड है, तो माइनर चाइल्ड को 2 बार इनकम हो सकती है, या तो खुद के टैलेंट से पैसे कमाया होगा, कोई बाबा ध्यान देना, माइनर केस में 3 केस हो सकते हैं, 2 नहीं 3 बार, या तो खुद के टैलेंट से पैसा कमाया, या तो किसी ने गिफ्ट वगैरह देके गया था उससे पैसे वगैरह कमाए इसने, या तीसरा केस होगा 80U वाले माइनर चाइल्ड का। तो 80U वाला माइनर चाइल्ड क्या होता है, तो जो माइनर चाइल्ड डिसेबल रहता है,
या तो 40% या तो 60% तक डिसेबिलिटी उसकी नापी जाती है। जो 80U का एक सेक्शन आएगा डिडक्शन में, उसमें देखोगे उसकी कंडीशन क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा वाला माइनर चाइल्ड है वो, अगर वो 80U वाला है या फिर टैलेंट वाला है। अगर टैलेंट वाला है या फिर क्या है 80U वाला, तो सर इसके केस में क्लबिंग नहीं होती। तो इसकी केस में क्लबिंग नहीं होती। अगर सर उसको गिफ्ट वगैरह से पैसे वगैरह मिले हैं तो इस केस में क्लबिंग होती है, इस केस में क्लबिंग होती है। अब सर थोड़े से एग्जाम्पल समझना, एक ही एग्जाम्पल में सोचता बैठाता हूँ मैं। मान लो कि जैन भैया गाना गाते हैं, एकदम झकास वाला गाना गाते हैं, इनका कंसर्ट हो रहा है एक जगह। अपन ने पूरा इंदौर का सबसे बड़ा स्टेडियम बुक करे, इनका क्या हो रहा है, कंसर्ट हो रहा है वहाँ पे। सर टिकट बिक गई 1 लाख रुपए की, भैया को इनकम मिली कितनी, 1 लाख रुपए की। मान लो कोई खर्चे है ही नहीं, 1 लाख की इनकम मिली। मैं कहता है क्या इसका टैलेंट है कि गिफ्ट से मिला, क्या इसका टैलेंट है कि गिफ्ट से मिला। सर टैलेंट है सर, तो ये इनकम क्लब होने वाली नहीं है। वापस से बोल रही है, ये इनकम क्लब होगी क्या, सर ये इनकम क्लब नहीं होगी। क्या सर एग्जम्पशन मिलेगा क्या, हाँ सर एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, माइनर चाइल्ड कुछ भी पैसे कमाए उसको कितने रुपए का एग्जम्पशन है, तो 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है। इतना कड़ला का तुम्हारा, इतना कड़ला का, पक्की बात है। तो सर यहाँ पे बात ऐसी हो गई कि माइनर चाइल्ड कुछ भी पैसे कमाए कुछ भी ना कमाए तो कितने का एग्जम्पशन मिलेगा, 1500 रुपए का। अगर खुद के टैलेंट से कमा रहा है तो क्या होगा सर, क्लबिंग नहीं होगी। तो अगर 80U वाला है तो भी क्लबिंग नहीं होगी। अब बात समझना, यहाँ पे पैसे घर आया, जैन भैया घर लेके एकदम खुश, 98,500 रुपीज, 1 लाख रुपए कमा लिए इन्होंने, 1 लाख कमा लिया। टैक्सेबल कितना रहेगा, 98,500। तक घर आया, घर में पापा को बोलता है, पापा चेक देखो पैसे कमाया। पापा बोले वाह बेटा वाह, चल मैं इसकी एफडी करा देता। तू क्या करेगा इतने पैसों का, पैसे छीन लिए उससे। पापा करा के क्या गए, एफडी। मैं कहता वो एफडी पे क्या मिलेगा, क्या अब जो एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा किसके नाम पे, वो माइनर चाइल्ड के नाम पे एफडी है। क्या उसके टैलेंट से वो एफडी पे इंटरेस्ट के नॉर्मली आते। मैं कहता हूँ क्या वो इंटरेस्ट जो आएगा 1 लाख रुपए पे, क्या वो क्लब होगा कि नहीं होगा, जल्दी से। सर मैंने क्या एग्जांपल दिया, सर आप बहुत भारी भारी एग्जांपल दे रहे हैं आज। मैंने क्या बोला, तो क्या हुआ, ये है जैन भैया, जैन गया कंसर्ट पे, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसर्ट हुआ। कितने रुपए कमाया, 1 लाख रुपए कमाए। सर ये 1 लाख क्लब होगी क्या, नहीं सर ये क्लब नहीं होंगे। सर कितने रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा, 1500 का। सर टैक्सेबल कितने हो जाएंगे, सर इसका तो रिटर्न ही नहीं जाएगा। कैसे, सर गार्जियन अपॉइंट करके वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी होता है, उसके नाम से, इसी के नाम से इसका क्या जाएगा, रिटर्न जाएगा। सर ये घर आया, सर ये कहाँ आया, घर में मिले पापा जी, पापा ने बोले चल के आ जाएंगे अपन एफडी कराने। भैया की 1 लाख रुपए की क्या हो गई, ये एफडी पे आया 10,000 रुपए का इंटरेस्ट। ये एफडी पे क्या आया, क्या सर ये क्लब होगा कि नहीं होगा, सही क्लब होगा कि नहीं होगा, क्लब होगा या नहीं होगा, सही क्लब होगा। तो मैं कहता हूँ एफडी पे इंटरेस्ट क्या, इसकी कोई टैलेंट है, एफडी पे इंटरेस्ट कमाया भाई मेरा क्या बंदा है, एफडी पे इंटरेस्ट कमाने की टैलेंट है। बेटा ये टैलेंट नहीं है, इसीलिए ये जो पैसा आएगा ये क्या होगा, क्लब होगा। सर मैं कहता हूँ क्या एग्जम्पशन मिलेगा, क्या सर एग्जम्पशन मिलेगा, हाँ सर एग्जम्पशन मिलेगा 1500 रुपए का। सर दो बार इधर भी मिला है, सर चेंज हो गया ना नीचे। सर यहाँ पे टैलेंट से पैसे कमाए उसको फिर एफडी में इंटरेस्ट की, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, बात समझ में आई। तो सर ये इसमें एग्जम्पशन भी मिलेगा और सर इसमें क्या होगा, सर ये एग्जम्पशन इसमें मिलेगा और साथ में क्लब भी होगा। सर क्लब क्यों होगा, क्योंकि सर उसके खुद के टैलेंट से इसने पैसे कमाए नहीं है, खुद के टैलेंट से पैसे कमाए नहीं है। समझ में आएगा। एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, देखो माइनर चाइल्ड। तो माइनर के दो केस हो सकते हैं, या तो क्लबिंग होगी या तो क्लबिंग नहीं होगी। सर क्लबिंग कब होगी, सर जब उसको अदर देन इनकम हो रही है टैलेंट से, या फिर 80U का केस है। कौन सा केस है, 80U का। और सर क्लबिंग कब नहीं होगी, जब वो टैलेंट से पैसे कमा रहा है या फिर 80U वाली इनकम से पैसे कमा रहा है। सर एग्जांपल दो, सर स्कॉलरशिप, सर क्लबिंग होगी क्या, नहीं होगी। सर इंटरेस्ट में एफडी का पैसा मिला, सर क्लबिंग होगी क्या, सर क्लबिंग होगी, बात है। सर लॉटरी, सर लॉटरी छोटे बच्चे ने लॉटरी कमा लिया, होगी क्या नहीं होगी, सर क्लबिंग होगा क्योंकि इसमें कोई भी उसका टैलेंट लगता नहीं है। सर सिंगिंग से पैसे कमाया, सर क्लबिंग होने वाली नहीं है। सर उसको ना क्या हुआ, एफडी का इंटरेस्ट मिला
तो उसको एफडी का इंटरेस्ट मिला, लेकिन वो 80 यू वाला पेशेंट है, सर क्लबिंग होगी क्या नहीं होगी? सर क्लबिंग होने वाली नहीं है। केसेस समझ में आए आपको? सर ये सारे केसेस में एग्जम्पशन मिलेगा क्या? हाँ सर, सब में एग्जम्पशन मिलेगा। कितना? सर ये लॉटरी में भी मिलेगा, सर लॉटरी में भी मिलेगा। सर लॉटरी वाले सेक्शन में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि वो 80 आपको मिलेगी अदर सोर्स में। सर लॉटरी में आपको जितनी इनकम हुई सारी की सारी टैक्सेबल होती है। वो लॉटरी कमाने के लिए आप कितने रुपए का भी खर्चा कर लो। सर मैंने टिकट खरीदा था 1000 रुपए की, लॉटरी लगी 1 लाख की, क्या सर वो 1000 रुपए माइनस करने मिलेंगे? नहीं सर, लॉटरी के केस में आपको 1 रुपया भी माइनस करने मिलता नहीं है। पर अगर माइनर का केस है, सर माइनर का केस है तो भी उसमें एग्जम्पशन मिलेगा। सर कितने रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा? सर 1500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है। तो इसको जितने भी उसमें बड़े वाले लेटर में लिख सको लिखना, क्योंकि ये केस में आपको बोल सकता हूँ कि आप क्या होगे, भूलोगे। पक्की बात है? ये बनाओ छोटा सा चार्ट जल्दी से एकदम, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, पॉज करो, कुछ भी करो, बनाओ। ठीक है, वापिस आ जाते हैं। तो पढ़ते क्या है, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कैसा क्या पढ़ना है अपन को। इफ एनी इनकम अक्रू अराइजेस टू अ, तो आपकी इनकम अक्रू अराइज हो रही है, किसको अराइज हो रही है? माइनर चाइल्ड को। इनकम शेल भी क्या होगी? क्लब इन द इनकम ऑफ, या तो मदर की इनकम में या तो फादर की इनकम में, जिसकी इनकम क्या होगी? हायर होगी। बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनकम टू बी, मतलब पूरे के पूरे क्लबिंग। सर मतलब कि ये जो ऊपर अपन ने जितना क्लबिंग पढ़े, तो इस पूरा को छोड़ देंगे। हाँ बेटा, क्लबिंग का एक भी क्लबिंग अपन को करना नहीं है। सर अपन को, सर एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आया, सर समझो। सर है यहाँ पे वाइफ, यहाँ पे है हस्बैंड। सर वाइफ की इनकम है 2 लाख रुपए, हस्बैंड की इनकम है 1,50,000। हस्बैंड का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। हस्बैंड का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सर उसको फर्म में वाइफ को सैलरी मिल रही 3 लाख रुपए की। वाइफ को सैलरी मिल रही कितनी? तो क्या वाइफ की इनकम में आएगा क्या? वो नहीं आएगा। वाइफ की इनकम में आएगा क्या? किसकी उसमें क्लब हो जाएगा वो? यहाँ पे क्लब होगा बेटा। तो सर इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 2 लाख। और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? सर इनका एक बच्चा है छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, चिन्नू। ठीक है सर, इसको इसने क्या किया, इसको एफडी पे इंटरेस्ट मिला। सर कितना इंटरेस्ट मिला? 10,000 का। कितना इंटरेस्ट मिला? 10,000 का। सर किसके हाथ में क्लब होगा? सर वाइफ के हाथ में क्लब होगा कि हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा? जल्दी बेटा जल्दी सोचिए, 2 मिनट लो, खुद सोचो। सर वाइफ के हाथ में क्लब होगा कि हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा? सर हस्बैंड 4.5 कमा रहा है, वाइफ 2 लाख कमा रही है। सर कोई भी प्रोविजन क्लबिंग का देखना नहीं। सर ये जो प्रोविजन लगा ये भी तो किसका है? क्लबिंग का ही है ना। सर कोई भी प्रोविजन क्लबिंग का अपन को देखने का नहीं है। बात समझ में आया? तो सर किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? वाइफ के हाथ में, क्योंकि वाइफ की इनकम देखो कितनी है बेटा। सर कितने रुपए क्लब होगा? सर कितने रुपए क्लब होगा? सर 10,000 रुपये क्लब होगा क्या? सर 10,000 रुपये क्लब कर दूँ क्या यहाँ पे मैं? सर जो भी 10,000 क्लब कर रहा है एक गलती कर रहा है। मैं आपको पिछले 10 मिनट में 4 बार बता चुका हूँ कि अगर बंदा पैसे कमा रहा है तो उसको कितने रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा। सर क्लब कितना होगा? सिर्फ 8,500। कितने रुपए क्लब होगा बस? बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर इसमें हर चीज में आपको क्या देखना है? सबसे पहले चेक करना है किसके हाथ में क्लब होगा। तो जिसके हाथ में क्लब हो रहा है उसमें क्या मिलेगा? उसको वापस से एग्जाम्पशन भी मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं। इफ द मैन, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की बात है। अगर मैरिज और फादर की जो मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती, दोनों का क्या हो गया? तलाक हो गया, उस केस में डिवोर्स हो गया, तो जो इनकम रहेगी वो किसके हाथ में? इनकम ऑफ मदर और फादर हु इज मेंटेन्स द माइनर। जो भी वो चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। माइनर इंक्लूड्स एडॉप्टेड, स्टेप चाइल्ड, माइनर मैरिड डॉटर। सही इंपॉर्टेंट इसमें ये है सिर्फ, अगर गलती से एग्जाम ने पूछा ना तो ये वाली बात पूछ लेगा। माइनर मैरिड डॉटर, तो ये क्या होता है? बात समझना। सर जो बाल विवाह बोलते हैं अपन, चाइल्ड मैरिज, अगर आपकी कोई डॉटर है जो क्या है, माइनर है, जो मैरिड हो चुकी है, तो सर उस केस में उसकी भी इनकम क्या हो जाएगी? क्लब हो सकती है। गलती से अगर ये इंस्टीट्यूट पागल हो गई ना तो इस पे एमसीक्यू पूछ सकती है, बाकी तो मेरे को उम्मीद नहीं है। बड़ा ही क्वेश्चन आएगा इसमें, गलती से एमसीक्यू पूछ लिया तो एक बार इसको ध्यान में रखना। इफ द माइनर अटेंड मेजोरिटी ड्यूरिंग द ईयर देन इनकम विल बी द डेट ऑफ मेजोरिटी शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट। क्या हुआ? अगर माइनर है वो मेजोरिटी आ गया ड्यूरिंग द ईयर, द इनकम टिल द डेट ऑफ मेजोरिटी विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। मतलब क्या? सही सही है, 19-20 है। तो यहाँ पे उसका बर्थडे आता बेचारे का, यहाँ पे बर्थडे आता, तो यहाँ तक की इनकम क्या होगी? क्लब होगी। अच्छा यहाँ तक की इनकम क्लब होने वाली नहीं है। पक्की बात है? सर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस, क्लबिंग होने वाली नहीं है। सर कौन सा केस है? डिसेबल्ड जो 80 यू में आ जाए, सर उस केस में क्या होगा?
आपका क्लबिंग होने वाला नहीं है। तो कौन सा केस है सर? टैलेंटेड है, तो आपका बंदे में टैलेंट है, इन्वॉल्विंग स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज नॉलेज तक का कुछ मिल रहा है, तो सर उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। पक्की बात है। बट अगर वही पैसे को क्या कर दिए माँ बाप ने, इन्वेस्ट कर दिए, तो जो नई इनकम आएंगी वो क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएंगी। मतलब क्या, मिस्टर वाई है, उसका माइनर सन है, वो एक्टर है, बेटा क्या हुआ, उसकी इनकम क्या हुआ, स्टेज एक्टिंग से उसको 50,000 रुपये मिले, तो इनकम क्या होगी? क्लब होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। पर अगर इसके बैंक ने उसका फिक्स डिपॉजिट की तरह क्या कर दिया, इनकम को डाल दिया और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो 50,000 में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्लब होगा। ये 50,000 में जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा बेटा? क्लब होगा। पक्की बात है। अगर एग्जम्पशन टू पेरेंट, तो अगर कोई इनकम है, इफ चाइल्ड इज सो इंक्लूडेड द पेरेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू एन एग्जम्पशन ऑफ मैक्सिमम 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। फर्क समझना सर, सर ईच माइनर चाइल्ड बोलने से फर्क क्या पड़ा? सर बंदे ने सिंगिंग किया, बंदे ने क्या किया? सिंगिंग किया, तो उसके साथ में उसने क्रिकेट खेला, सब कुछ किया, सर कितने का एग्जम्पशन मिलेगा? सर एग्जम्पशन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1500 रुपए का ही मिलेगा, बाकी का एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं। पक्की बात है। exemption will not be allowed if no clubbing is there. For example, in case of disabled or talented child, exemption will no exemption will be अवेलेबल। बेटा यहाँ पे किसको एग्जामेशन नहीं मिलेगा? वो बंदों को एग्जामेशन मिलने वाला नहीं, क्योंकि उनके हाथ में इनकम क्लब भी हुई नहीं है। पक्की बात है, समझ में आया? अभी तक का इतना क्लियर है। तो आखिरी टॉपिक, आखिरी दो टॉपिक बचे हैं, फिर अपन को नोट्स पढ़ने हैं। सर क्रॉस ट्रांसफर, सर क्रॉस ट्रांसफर क्या होता है? अब सही एग्जाम में बहुत बार आया है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स पैसे पहले क्या करते थे, मिसिस एक्स को पैसे दे देते थे, उनका काम हो जाता था। पक्की बात है। पर गवर्नमेंट ने क्लबिंग ला दी है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को पैसे दिए तो क्या हो जाएंगे? वो क्लब हो जाएंगे। बात समझ आ रही? तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, उसको पैसे नहीं देते, स्पाउस को नहीं देते। वो क्या करते हैं, यहाँ पे उसका भाई है मिस्टर वाई, उसका भाई है मिस्टर कौन? वाई। तो बोलते मिस्टर वाई को भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो डायरेक्ट दिख जाएगा कि मैंने को पैसे दिया इसलिए हुआ। तो क्या करते हैं, मिस्टर वाई की कोई वाइफ है मिसिस वाई, मिसिस वाई, तो मिस्टर एक्स क्या करता है, इसको 50,000 रुपये देता है। इसको कितने रुपए देता? 50,000। और मिस्टर वाई को बोलता कि एक काम कर, तू मेरी वाइफ को 50,000 दे। मेरी वाइफ को कितना दे? 50,000। तो सर इसकी इनकम कम होगी मिस्टर एक्स की, क्योंकि उसने किसको दिया? मिसिस वाई को। सर मिस्टर वाई की इनकम कम होगी क्योंकि उसने किसको दिया? मिस्टर एक्स को। तो दोनों की इनकम कम हो गई, दोनों को टैक्स कम लगेगा। और सर ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ, और सर यहाँ पे क्लबिंग भी नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ को ना देते हुए इसको दिया, बाजू वाली की वाइफ को दिया। तो इसमें क्लबिंग होने वाला है क्या? नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो कोई और सेक्शन अपडेट होगा क्या? तो गिफ्ट का सेक्शन आएगा, मैं बताऊंगा। अभी इतना बता दें, गिफ्ट भी नहीं लगेगा, गिफ्ट भी लगने वाला नहीं है। तो सर ये तो चोरी हो गई ना, सर ये क्या हो गई? चोरी हो गई। तो यहाँ पे बात ऐसी निकली, बात क्या निकली कि अगर ऐसा कोई ट्रांसफर होता है, अगर ऐसा कोई ट्रांसफर होता है, तो सर ये जो मिस्टर वाई ने जो पैसे दिया, किसको पैसे दिया? मिसिस एक्स को पैसे दिया, ये क्लब कर दिए जाएंगे किसके हाथ में? मिस्टर एक्स के हाथ में। वापिस से छोटा सा डायग्राम वापस बनाता हूँ। मिस्टर एक्स है, मिसिस एक्स है, यहाँ पे कौन है? मिस्टर वाई। यहाँ पे क्या होना था, मिस्टर वाई को पैसे देना था। किसको पैसे देना था? मिस्टर एक्स को पैसे देने थे। लेकिन वो क्या करता है, वो इसको नहीं देता, वो किसको देता है? मिसिस वाई को देता है। किसको देता है? मिसिस वाई को। तो ये जो मिसिस वाई को पैसे मिले हैं, क्योंकि उसको मिस्टर एक्स को पैसे देने थे वाई को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इस केस में क्लबिंग आ जाएंगी। इस केस में क्या आ जाएगी? क्लबिंग आ जाएंगी। बात समझ में आई? वैसे भी मिस्टर एक्स करेगा, मिस्टर एक्स इसको पैसे देगा मिसिस वाई को। मान लो मिसिस वाई ने यहाँ पे 60,000 दिए, मिसिस वाई को कितने दिए उसने? 60,000। तो सर क्लबिंग कितने की होगी? बस सर क्लबिंग होगी सिर्फ 50,000। सर किस किसके हाथ में होगी? सर जो मिसिस एक्स को पैसा मिला वो किसके हाथ में होगा? मिस्टर एक्स के। और सर जो मिसिस वाई को मिला वो किसके हाथ में होगा? मिसिस वाई के। बात समझ में आई? सर ये क्रॉस ट्रांसफर है। सर इनको, ये एक्स और वाई को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको अपनी इनकम कम करना है, इसलिए वो अपनी वाइफ वगैरह को पैसे दिलवा रही है। बात समझ में आई? घुसा करे खोपड़ी में। क्रॉस ट्रांसफर नॉर्मली इस पे थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, पर हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको पूछ ले, हो सकता है आपको एमसीक्यू में ये चीजें पूछ ले। हाँ बचा है, अभी बचा है। हाँ आखिरी सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट। तो इन द केस ऑफ क्या, क्रॉस ट्रांसफर ऑल्सो, ए मेकिंग गिफ्ट ऑफ 50,000 टू वाइफ ऑफ हिज ब्रदर बी। मतलब क्या हुआ, देखो ये ए है और ये बी है, तो ये ए का छोटा ए और ये छोटी बी, ठीक है।
तो ये ए क्या कर रहा है, ये बी को गिफ्ट नहीं कर रहा है, किसको गिफ्ट कर रहा है, इसको गिफ्ट कर रहा है, यानी कि मिस्टर ए ₹50,000 टू द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर बी, यानी बी के ब्रदर उसकी वाइफ को कर रहा, एंड परचेज अ हाउस बाय हर एंड साइमल्टेनियसली बी, ये जो बी है वो ए को गिफ्ट कर रहा, यहाँ पे सन दिया है मैंने, इसकी वाइफ ले लिया, एक ही बात है, इन अ फॉरेन कंपनी वर्थ ₹50,000 ओन बाय हिम। सर ये क्या हुआ, ये सर ट्रांसफर इसलिए हो रहा है ताकि इनकम को क्या कर सके, अपनी डाइवर्ट कर सके। यहाँ पे बोला है द इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर वुड बी असेट इन द हैंड्स ऑफ द डीम ट्रांसफर। तो किसको ट्रांसफर माना जाएगा, तो ये ए को ट्रांसफर माना जाएगा और इस केस में बी को माना जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे जो ए को यानी उसको माइनस सन को जितना भी पैसा मिला वो सारा का सारा क्लब हो जाएगा, किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, मिस्टर ए के हाथ में, और पैसा किसने दिया था, बी ने दिया था। इफ द ट्रांसफर आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड, सर वो ट्रांसफर समझ में आ रहा है कैसा कनेक्टेड है, तो सो एज टू फॉर्म अ सिंगल ट्रांजेक्शन, बन रहा क्या है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन, एंड ईच ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट्स द कंसिडरेशन फॉर द अदर, ये एक को पैसे दे रहा है वो दूसरे को दे रहा है, तो सर कंसिडरेशन बन रहा है। तो इस केस में सर द इंटेंट इन दिस दस इन द इंस्टेंट केस द ट्रांसफर मेड बाय ए एंड बी टू अ पर्सन हु आर नॉट देयर स्पाउस और माइनर, सो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन showing that sir ट्रांसफर कंसिडर, फालतू की चीजें दी हुई है। यहाँ पे आखिरी इंपॉर्टेंट है, जो मिसेस बी को पैसा मिला वो किसके हाथ में टैक्सेबल जाएगा, बी के हाथ में, और जो ए के माइनस सन को पैसा मिला वो किसके हाथ में जाएगा, सर ए के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। बात समझ में आई, पक्का। सर आखिरी केस है एकदम, और फिर कुछ नोट्स पढ़ने हैं। तो क्या हुआ सर, एग्जाम्पल से पहले समझा देता फिर आ जाऊंगा। तो ये ए है, ए के बाद में क्या थे, डिबेंचर्स थे, फिर एक के बाद में बहुत सारी अदर टैक्सेबल इनकम थी, तो उसने क्या बना लिया, एचयूएफ बना लिया। एचयूएफ अलग से का क्या है, असेसी है, उसने डिबेंचर दे दिए किसको, एचयूएफ को, किसको दे दिए, एचयूएफ को बेच दिया। तो सब ये जो डिबेंचर में इंटरेस्ट आएगा वो किसकी इनकम मानी जाएंगी, सर अगर लॉजिकली देखा एचयूएफ की इनकम है, लेकिन सर ये इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, अपन क्लब कर देंगे, किसके हाथ में क्लब कर देंगे, ए के हाथ में क्लब कर देंगे। सर क्यों क्लब करेंगे, क्योंकि सर ऐसा बोला गया है अगर आप एचयूएफ बनाते हो और उसके बाद में कोई असेट वहाँ पे ट्रांसफर करते हो तो हमें मान लेते हैं कि आपने आपका जो इंटेंशन है वो टैक्स की चोरी है, आपके हाथ में क्या कर देंगे, वो क्लबिंग कर दी जाएंगी। बात समझ में आए कि असेसी ने अपने असेट को कहाँ पे ट्रांसफर किया, एचयूएफ को ट्रांसफर किया, जो इनकम जो एचयूएफ की होगी वो क्लब हो जाएंगी किसके हाथ में, असेसी के हाथ में। बात समझ आई, अब समझना ए है, बात समझना ए है, ए के बाद में क्या है, डिबेंचर, उसने डिबेंचर किसको दे दिया, एचयूएफ को, किसको दे दिया, एचयूएफ को। अब अगर ये एचयूएफ को दे दिया तो बात तो वो हो गई कि अभी चाहता है कि इंटरेस्ट जो आएगा उसके हाथ में टैक्सेबल ना रहे, तो उसने क्या किया, एचयूएफ को दिया, फिर एचयूएफ तोड़ दिया, एचयूएफ का बंटवारा होता है, तो ये तो एचयूएफ का जो पैसा रहता है पूरी घर पे बंटवारा होता है, तो किस किस को मिलेगा, ए को मिलेगा, ए की वाइफ को मिलेगा, ए के माइनर सन को मिलेगा और ए के मेजर सन को मिलेगा, इतने लोग हो सकते हैं घर पे। तो सर ऐसा बोला गया कि इसमें जो पैसा ए को मिलेगा, ए की वाइफ को मिलेगा और ए के माइनर सन को मिलेगा, ये सारा का सारा पैसा क्लब हो जाएगा ए के हाथ में। सर इंटेंशन समझना, एचयूएफ का पैसा आया, देखो ये ए के पास में 5 लाख रुपीज के डिबेंचर्स है, कितने के डिबेंचर है, 5 लाख के। उसने बनाया क्या, एक एचयूएफ, एचयूएफ बनाया, एचयूएफ को तोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है अगर एचयूएफ को पैसे आएगा तो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, तो उसने एचयूएफ को तोड़ दिया। अभी एचयूएफ का प्रॉपर्टी का बाइफर्केशन होगा तो किस किस को मिलेगा, ए को खुद को मिलेगा, ए की वाइफ को मिलेगा, ए के माइनर सन को मिलेगा और ए के मेजर सन को मिलेगा। तो इस केस में तो हम मान लो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, मैं इसको 4 लाख कर देता, आपको 1-1 लाख रुपए देते, यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख हो गए। तो इस केस में क्या होगा, अब 1 लाख में मान लो 10% का इंटरेस्ट आता, तो यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाएंगे, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना। अब मेरे को बताओ, ये मेजर सन को क्लबिंग नहीं करते, यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या था, यार एचयूएफ बनाता है, एचयूएफ तोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपनी वाइफ को डिबेंचर दिए, अगर मैंने ए अगर डायरेक्टली किसको डिबेंचर देता, वाइफ को, क्या टैक्सेबल हो जाते वो, असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर वो अपने सन को देता तो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। बात समझे, तो उसने क्या किया, एचयूएफ बना के एचयूएफ को तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट समझ गई कि अगर आप एचयूएफ बना के उसको तोड़ देते हो तो भी ये केस में पूरा का पूरा पैसा किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, सर ए के हाथ में ही क्लब हो जाएगा। समझ में आएगा केस क्या समझाना चाहता हूँ मैं, पक्की बात है। तो आ जाओ इधर, आ जाते अपन इधर वापस से। तो क्या बोला, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, मतलब ये ए था, ए के बाद में डिबेंचर थे, डिबेंचर बना के उसने एचयूएफ बना दिया और एचयूएफ को दे दिए। तो इफ अ इंडिविजुअल हु इज द मेंबर ऑफ अ एचयूएफ converts his self acquired property as the property of the
HUF वो चाहता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट कर सकें। सॉरी वो मैंने डिबेंचर्स के एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ जो केस होता है वो सिर्फ ये प्रॉपर्टी में अप्लीकेबल है, ठीक है। वो उसने प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर दी, HUF के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। देन इनकम डिराइव बाय सच HUF फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब कि ये ए है, ए के पास में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसने किसके नाम पे ट्रांसफर कर दी, HUF के। तो सर जो HUF इनकम कमाएगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगा, ए के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। आफ्टर पार्टीशन, if partition of a family takes place, then the income from any asset received by the spouse minor child shall be clubbed in the hand of a, यानी कि अगर ये HUF है, HUF क्या हुआ इसका टूट गया, तो इससे जो भी पैसा मिलेगा ए को मिलेगा, ए की वाइफ को मिलेगा और ए के माइनर सन को, ये सारा का सारा पैसा किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, ए के हाथ में क्लब हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट है, सिर्फ खत्म करते हैं। Any income arising from the accumulated income from such property is not includable in the income of transferor। सर मतलब क्या हुआ, सर मतलब क्या हुआ, सर मतलब सिंपल से यही बात बोलना चाहता है, जो उसने ट्रांसफर किया था असेट, उसके बाद में ऑलरेडी किसी के पास में, मान लो ये मिस्टर ए है, उसने एक घर ट्रांसफर कर दिया, वो ऑलरेडी रेंटेड था, ये जो घर था वो ऑलरेडी रेंटेड था, वो बंदे ने रेंट नहीं दिया था 50,000 रुपये का, और उसके ऊपर और रेंट आ गया, मान लो उसने एक साथ 55,000 रुपये दे दिए, तो बेटा जो वो क्लबिंग वाली रहेंगी, सिर्फ जो ओरिजिनल ट्रांसफर हुआ उसका क्लब होगा, पूरे का होने वाला नहीं है। अगला केस एग्जांपल देखते हैं उसी का, एक्स ट्रांसफर सम ऑफ रुपीज 10 लाख टू हिज वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये इनकम और इनकम का केस है जो अपन ऊपर भी देख चुके ऑलरेडी। एक्स डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, रिसीव इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ टैक्स if however Mr. X purchases a house from the accumulated interest rental income received by Mrs. X is taxable in the other hand won't be clubbed in income of X। तो कुछ नहीं समझा, समझाओ ना एक बार। तो देखो ये X है, X ने 10 लाख रुपए दिया, किसको दिया, X की वाइफ को दिया। वाइफ ने क्या करी, 10 लाख रुपए से घर खरीदे, सॉरी डिपॉजिट कर दी। डिपॉजिट से क्या मिल रहा था उसको, इंटरेस्ट मिल रहा था, खुद का भी इंटरेस्ट आ रहा था, तो उससे जो इंटरेस्ट ये 10 लाख पे आ रहा था वो तो क्या होता जाएगा, क्लब होता जाएगा। उसके और भी इंटरेस्ट मिला, सर वो इंटरेस्ट जमा हो गया पूरा, मान लो इंटरेस्ट आ गया उसको 5 लाख रुपए, ये 5 लाख पूरा किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, एक्स के हाथ में। ये 5 लाख से उसने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, क्या खरीदी, एक एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर लैंड पे उसको इनकम होगी मान लो 1 लाख रुपए की, तो क्या वापस से क्लबिंग होगी क्या, सर नहीं, क्लबिंग वापस से होने वाली नहीं है, क्योंकि सर ये इनकम हो चुका है ऑलरेडी, तो इनकम पे इनकम क्लब होता नहीं है। बहुत बार पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से ये, मिट गए। चलो, क्लबिंग शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द ट्रांसफर इज कन्वर्टेड द ट्रांसफर्ड असेट टू सम अदर फॉर्म। तो मतलब क्या होगा सर, क्लबिंग अगर आपने मान लो कि आपके इन्वेस्टमेंट वाला केस, आपके हस्बैंड ने आपको 10 लाख रुपए दिए, आपने 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो सर आपको लगता है क्लबिंग नहीं होगा क्या, फिर शेयर्स बेचे, मतलब क्या होगा, मान लो आपके हस्बैंड ने आपको 10 लाख रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, तो इसके आपने क्या खरीदिए, शेयर्स खरीदिए। अबे शेयर्स पे इनकम होगी आप लोगों को, तो सर फॉर्म चेंज हो गया ना, पैसे कैश में मिले थे, बिक क्या रहा है, शेयर्स बिक रहे हैं, तो सर तो भी क्लबिंग अप्लीकेबल नहीं है, आपने सिर्फ इसका फॉर्म चेंज किया, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगली चीज, मिस्टर एक्स गिफ्टेड डिबेंचर्स टू मिसेस एक्स वर्थ रुपीज 1 लाख। मिस्टर एक्स ने उसने गिफ्ट दिया उसको 1 लाख रुपए, एक्स ने उसको कन्वर्ट कर दी दिस डिबेंचर इनटू अ शेयर्स एंड रिसीव डिविडेंड ऑन द सेम इन द केस, डिविडेंड शैल आल्सो बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। मतलब क्या हुआ, उसने उसको डिबेंचर्स दिए थे, मान लो मैं विजय ने अपनी वाइफ को क्या दिए, डिबेंचर्स दिए, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल वाले थे, थोड़े टाइम में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, शेयर्स में, तो अब जो शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। Under the above provision, if income of one person is to be clubbed in the another person, then in the case of loss, the loss shall also be clubbed। मतलब सीधी सी बात है यार, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या प्रॉफिट ही होगा क्या, तो लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस को भी मेरे को क्लब करना पड़ेगा। Under the above provision, if income of one person is clubbed in the hand of transferor, then tax or income from such asset can be demanded from the transferee। यार ऐसा सिंपल सी बात है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बताता हूँ। मान लो ये मेरा माली है,
तो मेरा माली, विजय भैया मेरा माली है, मैंने उसका असेट ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन जो इनकम आ रही है उसको दे दिया, तो वो मेरे से डिमांड कर सकता है कि भैया इस पर टैक्स मेरे को दो। मैं उससे डिमांड क्या कर सकता कि भाई देख को इनकम मिल रही तो मेरे को इस पर टैक्स दे, पर एक कंपलसरी प्रोविजन नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इसने मेरे को टैक्स का पैसा नहीं दिया तो उसको मैं केस कर सकता। ऐसा बोला गया कैन बी डिमांडेड, यहाँ पे देखो कहीं पर वर्ड होगा कैन ऑल्सो बी, मतलब कंपलसरी नहीं है, हम आपसे मांग सकते हैं, आपकी मर्जी देना है तो नहीं तो बाहर में जाओ। क्लबिंग इज कंपलसरी इवन इफ इट रिजल्ट इन द लॉस। मेरे ऊपर ऑलरेडी आपको ये चीज समझा चुका हूँ। तो खत्म चैप्टर, मेरे ख्याल से हार्डली 1.5-2 घंटे का चैप्टर है, आधा घंटा आपको लिखना पड़ेगा जो भी चीज़ है, आधे पौन घंटे में क्वेश्चन हो जाते हैं, चैप्टर वहीं पर क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ पूरा चैप्टर, थोड़ा सा ध्यान दो, अगली बार से आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई भी नीट नहीं देंगे। एक काम कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो क्लोज करके एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जब तुम बाद में रिविजन करोगे तो उतना से ही पार्ट तुमको देखना पड़ेगा। पक्की बात है।